सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश के जो अभी एसएससी स्टेनोग्राफर का जो 2024 का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आई है और उसमें इंग्लिश में एरर डिटेक्शन के जितने भी आपके क्वेश्चंस थे तो आज की वीडियो में हम एरर डिटेक्शन कवर करेंगे। उसके बाद में एक वीडियो में लाके इंप्रूवमेंट, एक में फिल इन द ब्लैंक्स, पीक्यूआरएस, एक एक करके टाइप वाइज करके सारी वीडियोस के थ्रू मतलब कवर कर रहे होंगे आपके पूरे स्टेनो के पेपर को। ये वीडियो किन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है? अगर आपको 2025 का कोई भी एग्जाम देना है, वेदर इट इज सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, इवन जीडी में अगर आप इंग्लिश अटेम्प्ट करते हो या अगले साल स्टेनोग्राफर का पेपर दे रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। साथ ही साथ में जिन बच्चों का मेंस का एग्जाम है मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको भी ये वीडियो एक बार एटलीस्ट जरूर देख लेनी चाहिए। इससे आपको फायदा ये रहेगा कि जो लेटेस्ट एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि हम जानते ही हैं आप लोग, हम लोग सभी, कि एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है कि क्या एमटीएस में पूछा जाना है और क्या सीजीएल मेंस में पूछा जाना है, क्या स्टेनो में आएगा और क्या आपका किसी और पेपर में आएगा। सो हर एक एग्जाम इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, चाहे हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं चाहे हम प्री की तैयारी कर रहे हैं। एक बार पूरे को देखना जरूर, काफी फायदा आप लोगों को रहने वाला है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले फिर बता दूं एसएससी स्टेनो 2024 के सभी एरर डिटेक्शन के आपके क्वेश्चंस हैं। आ जाइए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है ही विल हैज बीन हेल्पिंग मी विथ टेंडिंग टू माई प्लांट्स। जैसे ही आप देखोगे सबसे पहले सेंटेंस, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही और विल है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पता होना चाहिए विल आपका मॉडल वर्ब है और किसी भी मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जब हम दो वर्ब देखते हैं, आपने अक्सर सुना होगा ये हैज होता है, ये आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है, और ये जो हैव होता है ये आपकी प्लूरल फॉर्म होती है। अब ये जो सिंगुलर फॉर्म है ना, आप इसको कभी भी बेस फॉर्म नहीं कह सकते हो। ये सिंगुलर फॉर्म है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आती है, लेकिन ये जो हैव है ये आप कह सकते हो कि ये आपकी बेस फॉर्म है, नॉट जस्ट प्लूरल। ये प्लूरल होने के साथ साथ बेस फॉर्म भी होती है। तो अगर बेस फॉर्म हमें लगानी होती है तो यहाँ पे हैज का प्रयोग नहीं, किसका करना पड़ेगा? हैव का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। ही विल हैव बीन हेल्पिंग मी विथ टेंडिंग टू माई प्लांट्स। अगर हम ऐसे कर देंगे इसको तो ये फ्यूचर का रेफरेंस देगा। हालांकि जनरली हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर का परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट का परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इनका प्रयोग हमें तभी करना चाहिए जब हमारे पास में कोई रेफरेंस पॉइंट हो। अगर पास्ट का लगाना है तो पास्ट का रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, और अगर फ्यूचर का लगाना है तो फ्यूचर का रेफरेंस पॉइंट हमारे पास में होना चाहिए। अब यहाँ पे कायदे की बात यह है कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं है, सो जनरली ऐसे केस में हमें इसको अवॉइड करना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाने से। तो अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लगाएंगे तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है प्रेजेंट में लगा दो। ही हैज बीन हेल्पिंग मी विथ टेंडिंग टू माई प्लांट्स। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो आपके मन में आएगा कि सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो जनरली हम तब लगाते हैं जब हमें कोई क्या दे रखा हो, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो या पॉइंट ऑफ टाइम साथ में दे रखा हो। या तो हम मान के चल सकते हैं कि इसमें कोई आपका क्या है, हिडन है, या हम कह सकते हैं कि ऑब्वियस सा है, या हम ये भी कर सकते हैं कि ही इज हेल्पिंग मी विथ टेंडिंग टू माई प्लांट्स। तो ही इज हेल्पिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये बात ऑब्वियस है कि काफी लंबे टाइम से कर रहा है तो ही हैज बीन हेल्पिंग भी चल जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सिंस और फॉर आना जरूरी ही हो, कई बार बिना सिंस और फॉर के भी हम परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा सकते हैं, तो ये पॉसिबल होता है। ठीक है, सो ही हैज बीन हेल्पिंग लिख दो तो ज्यादा सही हो जाएगा आपका। तो यहां पे आप कह दोगे कि सर विल को हटा देने से काम चल जाएगा। हालांकि फिर कह रहा हूं, अगर हैव कर दोगे तो भी सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसी चीजों को स्टैंडर्ड इंग्लिश में अवॉइड किया जाता है। स्टैंडर्ड इंग्लिश हमसे यही कहती है कि जब तक कोई फ्यूचर का रेफरेंस पॉइंट हमें नहीं मिल जाए या पास्ट का रेफरेंस पॉइंट नहीं मिल जाए, तब तक हमें पास्ट के और फ्यूचर के ये जो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं इनको यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी आप एक सेंटेंस में एक चीज और जो आगे देखोगे, ही हैज बीन हेल्पिंग मी विथ टेंडिंग टू माई प्लांट्स। जनरली एक चीज और आपको ध्यान रखनी चाहिए, हेल्प वर्ब के साथ में या तो हम इंफिनिटिव लगा देते हैं, हेल्प समबडी टू डू समथिंग। कई बार हेल्प समबडी टू डू समथिंग लिखने के साथ साथ में हम वहां पे एन इन्फिनिटिव ना लगा के बेयर इन्फिनिटिव लगा सकते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब हो सकता है बिना टू के इन्फिनिटिव लगा देना, बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। सो हम ऐसे कर सकते हैं, हेल्प समवन टू डू समथिंग। ये स्ट्रक्चर हेल्प के साथ में चल जाता है।
साथ ही साथ में हम बेयर इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, यानी कि ये जो टू है इसको हम हटा भी सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं हेल्प समवन डू समथिंग। इसके अलावा दूसरा आपका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये क्या होता है कि हेल्प समवन इन डूइंग समथिंग, यानी कि किसी को कुछ करने में मदद करना। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर भी हो जाता है। इसके अलावा एक तीसरा स्ट्रक्चर और आप कह सकते हैं जो यहां पर पॉसिबल होता है, थर्ड स्ट्रक्चर, एंड दैट इज हेल्प समवन विथ समथिंग। अब देखो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको जो नोटिस करना है वो ये है कि हमें इन सिर्फ तब लगाना है जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रखी होगी। अगर आईएनजी फॉर्म नहीं है तो हम इन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, विथ हमें तब लगाना है जब आगे नाउन हो। अब लेकिन यहां पे आप क्या देख रहे हो कि विथ लगा रखा है और आगे आईएनजी है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो आईएनजी फॉर्म है ये भी अल्टीमेटली नाउन का काम कर सकती है, तो इस स्ट्रक्चर में विथ चल सकता है, बेटर होता कि इन होता, बट विथ भी चल जाता है। वैसे भी अगर विथ में एरर करने निकलेंगे हम तो इस वाले पार्ट में भी हमें एरर करना पड़ेगा, जो कि उतना सही नहीं रहेगा कि दो पार्ट में एरर हो जाए। ठीक है, बाकी विथ भी चल जाएगा, लेकिन इन होता तो और भी ठीक रहता। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने, लेकिन एक चीज जरूर याद रखनी है कि अगर आगे नाउन होगा तो फिर इन नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते प्लीज हेल्प मी इन माई वर्क, नहीं कह सकते प्लीज हेल्प मी विथ माई वर्क। ठीक है, सो इस टाइप से हमें कहना चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ में ये जो टेंड वर्ब है इसका भी पता होना चाहिए आपको। टेंड का मतलब होता है किसी चीज का एक तरीके से ख्याल रखना। ठीक है, तो आगे देखेंगे भाई। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है। अब देखो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एरर्स इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द सेंटेंस दैट रेक्टिफाइज दीज एरर्स। ठीक है, अब जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना कि ये चारों में से एक हमें सही आइडेंटिफाई करना है, ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है हमारे लिए ऑप्शन एलिमिनेशन। अब देखो यहां पे जैसे मेरे सामने आपका बोर्ड है या आपके सामने किताब है, तो आप कहोगे कि सर इसको ना एलिमिनेट कैसे करते हैं जनरली हम। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि अनयूजुअल के पहले ए लगा रखा है, तो हम यहां पे कट मार देंगे। अब ये दूर से दिखता रहेगा, लेकिन पेपर में हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। पेपर में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पेपर में हमारे पास में ये है जस्ट कि ये चार सेंटेंसेस हमारे कंप्यूटर की डिस्प्ले पे हम चारों को पढ़ रहे हैं। पहले हमने कहा एक एलिमिनेट है, फिर दूसरा पढ़ने लगे, फिर तीसरा, फिर भूल जाते हैं हम कि कौन सा एलिमिनेट हो गया था कौन सा नहीं। तो एक तो मैं ये सजेस्ट कर सकता हूं कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस हो जहां पे ऑप्शन एलिमिनेट तुरंत नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि जस्ट ये एलिमिनेट ये एलिमिनेट ये एलिमिनेट, तो ध्यान रह जाता है। इनमें क्या है कि लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस में एलिमिनेशन करने चलते हैं, पहले को एलिमिनेट किया है या नहीं किया है, फिर हम यूं करके जब देखते हैं तो बीच बीच में भूल जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी रफ कॉपी पे ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करो, ऐसे करके जस्ट लिख लो ABCD। ठीक है, या ऐसे लिख लो ABC और D, एक लाइन में आ जाएगा। आपको जिस क्वेश्चन में लगे, जैसे अभी मैंने देखा कि यहां पर मैं देखा कि अनयूजुअल है, एन होना चाहिए, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, अब आपको ए मुड़ के देखना नहीं है और आपको ध्यान भी रहेगा क्योंकि आपने अपने नोटबुक में किया है। ऐसे ही आई हैव नॉन हर फॉर मेनी ईयर्स, दिस टाइम शी टुक अनयूजुअल डिसीजन। अब जैसे ही देखोगे ना, डिसीजन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल आपका आना चाहिए था, तो बी ऑप्शन आपका अगेन एलिमिनेट हो जाता है। आई हैव नॉन हर फॉर मेनी ईयर्स, दिस टाइम सी। अब देखो इनमें पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, जस्ट इससे आगे का पार्ट नहीं पढ़ सकते हम। एन अनयूजुअल डिसीजन इन एन अनप्रिजुडिस्ड वे, तो आप कहोगे कि सर ये भी ठीक है, यहां पे सब सही है, लेकिन यहां पे देखोगे इन अ अनप्रेजुडिस्ड वे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आपको जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे पास में ऐसी डिस्प्ले नहीं होती जिसपे हम कट मार सकें, तो इस तरीके से ध्यान रख लेंगे। ठीक है, सो कौन सा वाला पार्ट आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाना। करेक्ट ढूंढने जाओगे तो इसमें गड़बड़ हो सकती है, मैं बताऊंगा क्या गड़बड़ हो सकती है। समटाइम्स ये लोग क्या करते हैं कि जो गलतियां हैं वो बहुत ऑब्वियस होती हैं और यहाँ पे छोटे मोटे एरर और रह जाते हैं, तो अगर करेक्ट ढूंढने जाओगे ना तो वहां पे फंस सकते हो भाई। ठीक है, सो मैं हमेशा यही सजेशन दूंगा कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके चलें, वो बेहतर तरीका है, ना कि ये वाला। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आंसर को मार्क करना बेहतर नहीं है इस वाले ऑप्शन में कभी भी। इस तरीके के क्वेश्चन में जो चार सेंटेंस वाले हैं, ऑलवेज एलिमिनेट द ऑप्शन। आ जाइए,
विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल मॉर्निंग। अब जैसे आप इस सेंटेंस को देखते हो, सो विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट हो जाता है, वर आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लिसनिंग आपका क्या है, मेन वर्ब है, और टू आपका क्या है, लिसन के साथ में एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, और क्या सुन रहे थे, द रेडियो। विष्णु और उसके फ्रेंड्स पूरा दिन रेडियो सुन रहे थे। यहां तक अगर सेंटेंस को आप देखते हो तो सेंटेंस आपको करेक्ट लगेगा। क्यों? विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स के हिसाब से प्लूरल वर्ब आ गई वर। इज एम आर वॉज वर, यानी बी की फॉर्म्स के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई लिसनिंग, आपको हो गया, यहां तक भी सही है। अब ये जो लिसनिंग है इसको हम क्या कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं? ये तो सेंस की चीज है, तो मैं कहूंगा लिख सकते हैं। ये वाली चीजें मत रट्टा मारो कि ये सेंस की वर्ब है या इसकी है। स्टेटिव वर्ब्स को याद करने का बढ़िया तरीका होना चाहिए अगर आपको सीखना है इन सब चीजों को। अभी रिसेंटली रैंकर्स गुरुकुल पे हमने जो क्लास ली थी टेंस की, डेमो क्लास नंबर 3, उस डेमो क्लास में स्टेटिव वर्ब्स को समझाया है। वहां पे लिसन और हियर का डिफरेंस भी हमने बात करी है। देखो, हियर करना और लिसन करना, आपको जब भी स्टेटिव वर्ब पहचाननी है कि वर्ब स्टेटिव है या नहीं, तो उसमें आप ये देखिए कि कोई काम करने में आपको एफर्ट लगता है कि नहीं लगता है, कुछ एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन चीजों से स्टेटिव डिसाइड कीजिए। सेंस को दिखा रहा है, सेंस परसेप्शन है, उन सब पे मत जाइए, नहीं तो फंस जाओगे। अब खुद से सोचिए, लिसन करने का मतलब होता है जैसे आप अभी मेरी बातों को सुन रहे हो, सो आपको मेरी बातों को सुनने के लिए यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ टाइम, है ना, आप टाइम भी दे रहे हैं और कुछ एफर्ट भी आपको लग रहा है। इन बातों को समझने में आपको कोशिश करनी पड़ रही है। लाइक सामने से कोई अगर मेरे से कुछ कह रहा है तो हम उसकी बात को सुन रहे हैं, तो एफर्ट भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है। और जब किसी चीज को करने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब है एक्शन टाइम टेकिंग है। सेकंड चीज, वो एक्शन कभी भी परमानेंट तो है नहीं। अब आप जीवन भर तो मेरी बातें नहीं सुनोगे, है ना, कब तक इस मास्टर की एक बेसुरी सी आवाज सुनोगे? कभी तो ऐसा होगा कि सिलेक्शन लेने के बाद किसी की मधुर आवाज कानों में आएगी, जी सुनते हो, है ना। सो हमेशा मेरी तो नहीं सुननी है। सो ये एक्शन भी आपका कैसा है, टेम्परेरी है। सो टेम्परेरी एक्शन है और टाइम टेकिंग भी है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसके साथ में क्या लगा सकते हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा सकते हो। और क्योंकि ये काम हम इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, और इंटेंशन के साथ जब भी हम कुछ करते हैं तो एफर्ट लगता है, सो कॉन्टिन्यूअस टेंस आ सकता है। जैसे एक्सीडेंट वगैरह का होना, वो आपका कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आ सकता, बिकॉज एक तो वो बहुत सडन एक्शन है, दूसरा इंटेंशन भी नहीं है वहां पे, है ना, इंटेंशन भी नहीं है वहां पे, एफर्ट थोड़ी लग रहा है, एक्सीडेंट करने में ताकत थोड़ी लगती है। ऐसे ही लिसन का एक ऑल्टरनेटिव आ जाता है हियर वर्ब आपकी। जब हम कुछ हियर करते हैं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, अचानक से बाहर से एक आवाज आती है, मेरे कानों में आ गई। हियर का जस्ट इतना मतलब है कि कोई का आवाज आपके कानों तक आई, वो हमने सुनी नहीं है, हमारी इंटेंशन वो नहीं है। जब हम उसको सुनने लग जाएंगे तो एफर्ट लगेगा, फिर लिसन वर्ब का यूज करना पड़ेगा। सो लिसन जनरली कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, और हियर जो आपका इंडेफिनिट टेंस में आता है, बिकॉज हियर आपकी अनइंटेंडेड एक्शन है, अनइंटेंडेड एक्शन है वो, और लिसन आपका इंटेंशन वाला एक्शन है, ठीक है। सो ध्यान रखेंगे। सो लिसन वर्ब तो ठीक है, यहाँ पे लिसन के साथ में टू फिक्स प्रेपोजिशन आता है, ये भी एकदम सही है। द रेडियो तक सही है। अब आगे लिख रखा है ऑल मॉर्निंग भाई, ठीक है। अब ये ऑल मॉर्निंग क्या है, अब आपको पता होना चाहिए, जब ऐसे वक्त शब्द जिन जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, अगर उनके साथ में हम ऑल लगा देते हैं तो ये पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। किसको दिखाता है? पीरियड। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसके साथ फॉर लगा के दे देगा, अगर ऑल लगा रखा है तो आपको फॉर की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर ऑल आ रखा है तो फॉर नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने आप में पीरियड को दिखाता है, और ये अपने आप में न सिर्फ पीरियड को दिखा रहा है बल्कि ये एडवर्ब का काम करता है, और क्योंकि ये पहले से एडवर्ब है तो फॉर की जरूरत आपको अलग से नहीं पड़ेगी। ऑल मॉर्निंग का मतलब है पूरे सुबह, ऑल डे का मतलब है पूरा दिन, ऑल नाइट का मतलब है पूरी रात, ऑल वीक का मतलब है पूरा वीक। समझ रहे हो? सो ये एक डिफरेंस आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या आ गया, पीरियड ऑफ टाइम आ गया। यानी कि इसमें वही सेंस आ रहा है जो फॉर के साथ आता है, बिना फॉर के आ रहा है ये, लेकिन फॉर वाला सेंस है। अगर फॉर वाला सेंस है तो हम इजीली ये कह सकते हैं कि भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस तो पीरियड ऑफ टाइम को ले नहीं सकता है। ऑल मॉर्निंग अगर आ गया तो इसका मतलब है कुछ हिस्सा तो कंप्लीट हो ही चुका है। अगर कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका है तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस से काम नहीं चलेगा। अब ऐसे केस में हमें क्या लगा देना चाहिए? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे लगाने चलेंगे तो वर की जगह पे हम क्या करेंगे? हैड बीन। अब मैं कहूंगा कि एक बार फिर से रुक जाओ, हैड बीन लिख दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूंगा रुक जाओ। रुक इसलिए जाओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात बताई थी कि परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे पास्ट का हो चाहे आपका प्रेजेंट का हो, सॉरी चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, दोनों ही केस में हमें मतलब वी नीड सम काइंड ऑफ रेफरेंस। पास्ट का रेफरेंस अगर नहीं है तो हम सिंगल एक्शन में जनरली पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे तो कोई पास्ट का रेफरेंस है ही नहीं। विष्णु और उसके दोस्त पूरे सुबह गाने सुन रहे थे, पास्ट कब सुन रहे थे, कब? तो जनरली हम इसको अवॉइड करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एंटायरली गलत होता है,
गलत नहीं है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है, लेकिन जनरली हमें प्रेफर करना चाहिए ऐसे केस में अगर पास्ट का कोई भी रेफरेंस नहीं है और मजबूरी है कि परफेक्ट लगाना है तो हैव बीन लिसनिंग कर दो यार, है ना। सो विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स हैव बीन लिसनिंग टू द रेडियो ऑल मॉर्निंग, सुबह से रेडियो सुन रहे हैं। अगर मान लीजिए इसी के बाद में ऐसा लिख रखा होता व्हेन आई रीच्ड देयर, तो ये पास्ट का रेफरेंस हो जाएगा, है ना, व्हेन आई रीच्ड देयर, या व्हेन देयर फादर स्कॉल्डेड देम, जब उनके पापा ने उनको डांटा। तो कोई ऐसी चीज ऐड करते हैं जो पास्ट तक हमें ले जाए, तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चल जाएगा। बट एट प्रेजेंट आपको पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ना लगा के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना बेटर है। तो हैव बीन आपका बेटर आंसर है। बाकी आप अगर हैड बीन भी लिखते हो सो दैट इज नॉट एंटायरली इनकरेक्ट, है ना भाई। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। सो हैव बीन भी चल जाएगा एंड हैड बीन कैन ऑल्सो वर्क, ये भी काम कर सकता है कि बेटर आंसर इज दिस वन, ठीक है। सो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इट बिकेम अ नोन फैक्ट दैट दे मोस्ट प्लेड टेक्नो म्यूजिक एट एवरी पार्टी। सिंपल क्वेश्चन है। इट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बिकेम आपकी वर्ब है। इट बिकेम क्या बन गया ये, इट बिकेम अ नोन फैक्ट। फैक्ट के साथ में नोन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फैक्ट के साथ में जनरली ट्रू नहीं लगाते हैं, लेकिन नोन लगा सकते हैं। नोन फैक्ट यानी एक ऐसा फैक्ट जो उसको सब जानते हैं, ठीक है। और फैक्ट क्या था, फैक्ट के साथ में जनरली हमारा कंजंक्शन आ जाता है दैट। इस फैक्ट को मतलब डिफाइन करने के लिए हमने एक नाउन क्लॉज लिखी आगे, ठीक है। सो नाउन क्लॉज बनती है दैट से, दैट कंजंक्शन आ जाता है। सो इट बिकेम अ नॉन फैक्ट दैट के क्या था फैक्ट, इस फैक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। दे आपका सब्जेक्ट आ जाता है अगली क्लॉज का कंजंक्शन के बाद में। अब देखो प्लेड आपकी क्या है, वर्ब है ये। अगर प्लेड वर्ब है और दे सब्जेक्ट है तो इसके बीच में ये जो मोस्ट लिख रखा है, ठीक है। देखो मोस्ट आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के तरीके से आ सकता है, डिटर्मिनर भी होता है वैसे तो ये मोस्ट, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि मोस्ट को हम यूज करते हैं जब किसी एडजेक्टिव के पहले उसको लगाया जाए सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। क्या यहाँ पे हमें सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत है, नहीं, हमें यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। हमें चाहिए कि वो ज्यादातर टेक्नो म्यूजिक चलाते थे पार्टी में। यहाँ पे हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हमें सुपरलेटिव डिग्री लगानी है, देयर इज नो एडजेक्टिव यार, ठीक है, कोई एडजेक्टिव ही नहीं है। सो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये जो मोस्ट है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग किया जाता है उस एडजेक्टिव के पहले जिस एडजेक्टिव को हम एम्फेसाइज करें, या यूं कहें कि जिस एडजेक्टिव की हमें डिग्री बतानी है उसके जस्ट पहले, ठीक है। और ये मोस्ट एडजेक्टिव को किस डिग्री में ले जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में। सो यहाँ पे तो एडजेक्टिव ही नहीं है जो सुपरलेटिव डिग्री हमको चाहिए होगी। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में मोस्ट आता है, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में मोस्टली आता है। यहां पे हमें सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब से पहले लगाना है तो फ्रीक्वेंसी वाला आएगा। सो मोस्टली आपका ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो मोस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा सर, मोस्टली आ जाएगा। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बन गया, प्लेड आपकी वर्ब है, प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा टेक्नो म्यूजिक, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट हो गया, म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है, यू डोंट नीड एनी आर्टिकल, ठीक है। एट प्रेपोजिशन है और एवरी पार्टी उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। पार्टी हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, मीटिंग हो गया, क्लब हो गया, इन सब के साथ में जनरली एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। सो एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, है ना। सो कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, मोस्ट वाले पार्ट में एरर है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी। अब जैसे ही आप सेंटेंस को देखते हैं तो ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, मॉडल के बाद में कोई भी वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो कम आपकी वर्ब की बेस फॉर्म है। ही विल कम, वह आएगा, कब आएगा भाई, कब आएगा, वी नीड अ टाइम। और टाइम को बताने के लिए हमने क्लॉज का यूज कर लिया कि ये वाली क्लॉज जो है टाइम को बता रही है। और टाइम को बताने वाली क्लॉज हो या कंडीशन को बताने वाली क्लॉज हो, इनमें कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो टाइम की क्लॉज हो या फ्यूचर की टाइम की क्लॉज हो या कंडीशन की क्लॉजेज हो, ये कभी भी फ्यूचर टेंस के साथ में नहीं बना सकते हैं। इनमें फ्यूचर को अगर हमें दिखाना है सो वी नीड प्रेजेंट टेंस, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ती है, प्रेजेंट टेंस की जरूरत पड़ती है। सो टाइम क्लॉजेज आर ऑलवेज रिटन इन, मतलब आर नेवर रिटन इन फ्यूचर टेंस। ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट टेंस कहना थोड़ा सा गलत हो जाता है, बिकॉज वहां पे पास्ट टेंस भी पॉसिबल है पास्ट के लिए, लेकिन हाँ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता है टाइम क्लॉजेज में। सो टाइम क्लॉजेज में नहीं आ सकता है तो व्हेन आपका टाइम का कंजंक्शन है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो विल का यूज नहीं कर सकते। ही के जस्ट बाद में बी नहीं आ सकता है, तो ही के हिसाब से बी की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, तो आप कहोगे सर इज आ जाएगा, ही इज रेडी। सो ही विल कम व्हेन ही इज रेडी, ठीक है। सो वह आएगा, कब आएगा, जब वह तैयार होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सो कौन से वाले पार्ट में, ओके ही विल वाले में नहीं, ये ही विल बी वाले में एरर आ जाएगा,
ये वाली गलती भी हो सकती है एग्जाम में भाई, ही विल देखा जल्दी से मार्क कर दिया, नहीं नहीं, ध्यान रखना है कि ये भी ही विल था और यहाँ पे भी ही विल था, कौन से वाला ही विल में एरर होगा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। दिए गए ऑप्शंस में से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, जैसे मैंने बताया था कि एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है, एबीसीडी अपने पेज पे लिख लेना, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एन ट्रॉल नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एन बिग लाफ्टर नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इसके अलावा ऑन एन सोशल मीडिया नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक यही बचा आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, बाकी दिखा देता हूं एक बार। द ट्रोल इसलिए लिखा है बिकॉज देखो इसके आगे डिफाइन किया गया है कौन सा वाला ट्रोल, जिसको बॉय ने शेयर किया था सोशल मीडिया पर। सो एक डेफिनेट ट्रोल की बात कर रहे हैं, वो वाला ट्रोल जो लड़के ने शेयर किया सोशल मीडिया पे। सो इसीलिए आर्टिकल द आपका एकदम करेक्ट है। द बॉय किसी एक ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जिसके बारे में बोलने वाले यानी स्पीकर को और लिसनर सुनने वाले को दोनों को पता है, ठीक है। और उसने क्या क्रिएट किया, अ बिग लाफ्टर, एक बड़ा लाफ्टर क्रिएट कर दिया। लाफ्टर को डिफाइन नहीं किया गया, हमें पता नहीं किस प्रकार के लाफ्टर की बात कर रहे हैं। सो लाफ्टर के साथ में आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे भाई साहब, अगला आपका जो क्वेश्चन है दैट इज PIEZO2 प्लेज एन क्रिटिकल रोल। सबसे पहले अ क्रिटिकल रोल होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल रोल को आगे डिफाइन नहीं किया गया कौन से क्रिटिकल रोल की बात कर रहे हैं। सो एन नहीं आ सकता है, द नहीं आ सकता है। रोल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए आना चाहिए था, ये गलत हो जाता है, ए क्रिटिकल रोल है। द क्रिटिकल रोल नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको कोई डिफाइन नहीं किया गया है। एन क्रिटिकल रोल नहीं लिखेंगे। सो यहां से देखो तो सारे ऑप्शन एलिमिनेटेड है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक बार फिर भी पूरा पढ़ लेना चाहिए। So PIEZO2 plays a critical role along with piezo1 to regulate an important के साथ से n सही है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द ब्रेन टू अंडरस्टैंड। सब सही है, सब सही है, तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यू हैव सेड दैट ही टुक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स, ही ओज यू 5,000 रुपीज ऑल टुगेदर। सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सेड आपकी मेन वर्ब है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। सो ये मेन क्लॉज है सेंटेंस में और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने यूज किया है। दैट आपका कंजंक्शन आ गया। अब यहाँ पे वैसे दैट के जस्ट बाद में कॉमा नहीं लगना चाहिए, बट हमारे एग्जाम में पंक्चुएशन के एरर्स को हम लोग कभी भी नोट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे गड़बड़ होते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज आपका कंजंक्शन है। आप कहोगे सर डबल कंजंक्शन कैसे आ गया? इट इज पॉसिबल, ठीक है। कब पॉसिबल है? जब हम सेंटेंस के अंदर दो, मतलब जैसे हमने लिखा ना सेड दैट, अब सेड दैट के आगे हमें दो बातें लिखनी है। पहली ये, क्योंकि उसने पैसा लिया है बहुत बार, इसीलिए उसके पास में बहुत सारा उधारी है। सो ये एक एज है ना, ये कंजंक्शन एक्चुअली में किसको जोड़ रहा है? इस वाली क्लॉज और इस वाली क्लॉज को। ये जो दैट कंजंक्शन है ये बेसिकली किस चीज को जोड़ रहा है? ये जो पूरी बात कही गई है यहां से लेके और यहां तक वाली, इस बात को कनेक्ट करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? दैट को। सो दैट बेसिकली किसके लिए आया है? इस पूरे वाले पार्ट के लिए, यहां से लेके यहां तक को कनेक्ट कर रहा है। इसको यहां से लेके यहां तक वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से कनेक्ट करने के लिए दैट आ गया, ठीक है सर। और एज किसके लिए आया है? ये वाली क्लॉज और ये वाली क्लॉज, इन दोनों को जोड़ने के लिए एज आया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम एज है, बिकॉज है, इस प्रकार के कंजंक्शन लिखते हैं तो ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं और बाद में स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं। लाइक जैसे मैंने लिखा एज ही वॉज लेट, एज ही वॉज लेट ही मिस्ड द ट्रेन, ठीक है सर, बात आई समझ में? एज ही वॉज लेट ही मिस्ड द ट्रेन। दूसरा सा इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उस वाली चीज को पहले ले आओ, ही मिस्ड द ट्रेन एज ही वॉज लेट। कहने का मतलब हम चाहें तो इस एज को आगे भी लगा सकते थे और हम चाहें तो इस एज को बाद में भी रख सकते हैं।
इट्स अप टू अस कि हमें किस तरीके से लिखना है। तो यहां पे भी ऐसा ही है, हम चाहें तो इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते थे, यू हैव सेड दैट ही ओज यू 5,000 रुपीज ऑल टुगेदर एज ही टुक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स। यानी कि ये एज वाली क्लॉज ना, ये आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है। तो ये डबल कंजंक्शन को देख के यहाँ पे गलती करने मारने की कोशिश मत करना। और इसको थोड़ा सा सेपरेट दिखाने के चक्कर में ये एसएससी वालों ने यहाँ पे कोमा लगा दिया, जो कि नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। आ जाइए अब देखते हैं एक बार। सो दैट आपका कंजंक्शन हो गया, ठीक है, जो कि नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। एज आपका कंजंक्शन हो गया जो कि रीजन को बता रहा है। ये नाउन क्लॉज है, सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये पूरी की पूरी क्लॉज, ठीक है, पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक का पार्ट, तो ये उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट जो है। एज जो है ये जो रीजन को बताने वाली क्लॉज है, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब रीजन क्या दिया है, ही टुक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स, क्योंकि उसने आपसे बहुत बार पैसा लिया। अब यहां पे देख के आपको लग सकता है कि सर इधर प्रेजेंट था इधर पास्ट है, क्या ये सही है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। एक बार टाइमलाइन पे अगर देखोगे तो आप कहोगे कि चल जाएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिएगा, ठीक है, मैंने कहा ये देखिए ये है, ठीक है। सो मैंने कहा कि वो बहुत बार उसने पैसा लिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और ये बात आप बहुत बार कह चुके हो, यहां से लेके यहां तक कई बार कह चुके हो। ये बात कही अब है तो पैसा कब लिया होगा? बाद में। सो कहना अगर प्रेजेंट की बात है तो पैसा लेना कब की बात है? तो आप कहोगे सर पास्ट की बात रही है। तो यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट चलना एकदम नॉर्मल बात है भाई। पास्ट के रिपीटेड एक्शंस को दिखाने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कहोगे सर पास्ट के रिपीटेड एक्शन तो हैबिट हो जाते हैं, तो यूज्ड टू आना चाहिए। मैं कहूँगा सही बात है, यूज्ड टू आना चाहिए, लेकिन सर ना ये आदत नहीं है कि उसने ही यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स। अगर मेनी टाइम्स हमने लिखा है ना, तो कई बार पैसा लिया, लेकिन हम ये नहीं कहना चाह रहे कि उसको आदत थी। देखो कई बार हमारा जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं वो आदत बन जाते हैं, बट कई बार रिपीटेड एक्शंस को हम आदत के तरीके से नहीं देख रहे हैं। अगर हम इसको हैबिट नहीं देख रहे हैं, जस्ट कोई काम जो कई बार हुआ है पास्ट में वो देख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट ईयर आई विजिटेड ताजमहल मेनी टाइम्स, पिछले साल में कई बार ताजमहल गया। तो ये कई बार हुआ काम क्या, लेकिन मेरी आदत थी नहीं, जस्ट मैंने कहा कई बार हुआ। सो पास्ट के रिपीटेड एक्शंस को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर सकते हैं, इसीलिए टुक यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। सो एज कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, टुक आपका वर्ब हो गया, पास्ट की बात है, ठीक है। एज ही टुक मनी, किससे मनी ली भाई? फ्रॉम यू, आपसे। कितनी बार ली? तो ये फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए आपका मेनी टाइम्स आ जाता है। अब टाइम्स वर्ड के साथ में जब हम फ्रीक्वेंसी बताते हैं तो ये जनरली क्लॉज के लास्ट में ही आता है, ठीक है। अब यहां से मेन क्लॉज शुरू हो जाती है इस वाले की, एज वाले के साथ में जो है, तो ही आपका क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। ओज आपकी क्या है? वर्ब। अब यहां पे आपको लगेगा सर ये तो प्रेजेंट आ गया, आज पैसा उधार है। बेटा पास्ट में पैसा लिया था तभी तो आज उधार है। हालांकि बेटर होता कि ही हैज टेकन यहां पे लिखते, क्योंकि अगर उधारी का इफेक्ट आज तक है, अगर उधारी का इफेक्ट आज तक है, इसका मतलब है कि उधारी बेसिकली जो उधार लिया है उसको हमें किस में लिखना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना बेटर होता, लेकिन ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये वाला डिस्टिंक्शन हम लोग कर नहीं पाते। और ये वाला डिस्टिंक्शन भी जरूरी कि कह रहे हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट में कई बार कह चुके हैं, तो पैसा कब लिया होगा? इससे भी पीछे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट से पीछे कुछ है तो वो क्या है? पास्ट का इंडेफिनिट है, या फिर उधर पास्ट का परफेक्ट चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट काम कर जाएगा। हालांकि फिर भी कहूंगा कि बेटर होता प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में चल जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन उधारी तो आज भी है। कायदे की बात यह है कि अगर ये टाइम लाइन है और ये प्रेजेंट है, तो उधारी कब है? इस पॉइंट पे उधारी है कि नहीं है? कायदे से तो आप कहना चाहिए कि सर ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए, क्योंकि उधारी फिलहाल है, ये रिपीटेड एक्शन तो है नहीं। लेकिन बेटा क्योंकि ओ करना, किसी की उधारी होना, ये एक स्टेट है, एक्शन नहीं है। उधारी होना क्या है? एक स्टेट है, एक्शन नहीं है। अगर एक्शन ही नहीं है तो कॉन्टिन्यूस टेंस में तो आ नहीं सकता है, स्टेटिव वर्ब में आ जाएगा। ओ करना, उधारी होना एक स्टेट है। अगर स्टेट है तो कौन सा टेंस आ जाएगा? इंडेफिनिट। और क्योंकि उधारी कब है? अगर प्रेजेंट में ये बात कह चुके हो कि उसने पैसा लिया है, तो उधारी तो प्रेजेंट में ही होगी। तो उधारी किसमें? प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट सही है। ही ओज, किसको ओ करता है? यू। क्या ओ करता है? तो आप कहोगे सर 5,000 रुपीज। आगे लिख रखा है ऑल टुगेदर। अब यहीं पे है सारा का सारा खेला। अब देखो ये ऑल टुगेदर दो होते हैं। फर्स्ट वन इज दिस, जहां पे ऑल और टुगेदर दो वर्ड होते हैं,
ठीक है, एक ऑल अलग है और टुगेदर अलग है, और एक ऑल टुगेदर होता है दिस वन, ऑल टुगेदर। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ऑल टुगेदर है इसको आप दो सेंस से समझ सकते हैं। एक इसका सेंस होता है कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली, और एक आपका होता है इसका मीनिंग इन टोटल। तो दो सेंस देता है ये, इन टोटल का भी और कंप्लीटली का भी। सो दो सेंस अगर सर इसके हैं तो यहां पे देखेंगे कौन सा सेंस बन रहा है। अच्छा, ये वाला जो ऑल टुगेदर होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एवरीथिंग एट वन प्लेस, एवरीथिंग एट वन प्लेस, सभी एक साथ। अब सभी एक साथ का तो सेंस है नहीं यहां पे, यहां पे किसका सेंस है, इन टोटल, यानी कि टोटल रूप से देखा जाए तो कितने रुपए हो जाते हैं, 5,000 रुपए। इसीलिए ये वाला ऑल टुगेदर नहीं, कौन सा वाला आ जाएगा, ऑल टुगेदर। तो कौन सा वाला ऑप्शन में एरर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। गॉट माई पॉइंट, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, अगेन। ठीक है, अगला देखेंगे भाई, अगला आपका जो क्वेश्चन है, दैट एक्सीडेंट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम एगो बट आई हैव सीवियर्ड एट द थॉट ऑफ इट एवर फॉर। देखिएगा, देखो दैट एक्सीडेंट सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। अब एक्सीडेंट तो होते हैं, हैपनिंग है, सो एक्सीडेंट के साथ जनरली हैपन वर्ब का यूज करते हैं या अकर का यूज कर लेते हैं। सो द एक्सीडेंट अकर्ड और हैपन्ड। और क्योंकि एक्सीडेंट का होना कोई टाइम टेकिंग एक्शन नहीं हो सकता है, अगर टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है तो इसको जनरली हमें किस में लिखना चाहिए, आपका इंडेफिनिट टेंस में। इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते। जैसे होने के लिए तो बारिश भी होती है, लेकिन बारिश का होना टाइम टेकिंग एक्शन है, मतलब टाइम टेकिंग है वो चीज, वो स्टेट भी टाइम टेकिंग है और टेम्परेरी है। सो इट इज रेनिंग लिखना पॉसिबल होता है, लेकिन द एक्सीडेंट हैपेंड लिख सकते हैं, इज हैपनिंग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, या वॉज हैपनिंग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो द एक्सीडेंट हैपेंड कब हुआ था, सो टाइम, एडवर्ब टाइम आ गया, अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले हुआ था, तो ये पास्ट की बात आ गई। बट लेकिन आई हैव शिवियर्ड, तो आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हैव आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, शिवर्ड आपका क्या है, मेन वर्ब है। शिवर्ड का मतलब है एकदम उस चीज से ना कप कप आ जाना, लेकिन मैं उस चीज से कप कप आया हूं, एट द थॉट, उस चीज को सोच के। अब आप कहोगे थॉट ऑफ इट एवर फॉर, पहली बात कब से आपने सीवियर किया है, जैसे मान लीजिए ये आपका टाइमलाइन है, सो लेट मी ड्रॉ अ टाइमलाइन, ये आपकी टाइमलाइन है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से लेके जब जब मैंने सोचा है, जब जब मैंने सोचा है, तब तब मैं इस बात को सोच के क्या हुआ हूं, कब कब आया हूं। कोई एक्शन जो कि पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक चला है, उसके लिए कौन सा टेंस आता है, या तो प्रेजेंट का परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक्शन कायदे से तो ये आज भी चल रहा है, लेकिन क्योंकि सिवर करना ये आपका ना कॉन्टिन्यूस टेंस में जनरली नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में उतना लिखना सही नहीं रहता है। बाकी आपको बहुत सिंपल लॉजिक दूं मैं कि शिवर वर्ब को हम इनडेप्थ, मतलब सॉरी, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दोनों में लिख तो सकते हैं, लेकिन परफेक्ट में लिखना यहाँ पे ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता वो भी चल जाता, आई हैव बीन सिवरिंग, ठीक है, तो भी चल जाता, लेकिन हैव सिवर्ड भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एट द थॉट ऑफ इट, तो कब से, इस पॉइंट से। अगर पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाना हो तो फॉर का यूज होता है या सिंस का, तो आप कहोगे सर सिंस का यूज होता है। इसीलिए आपने अक्सर करके देखा होगा एवर सिंस लिखा जाता है, कभी भी एवर फॉर नहीं आता है। कौन से ऑप्शन में एरर हो जाएगा, आप कहोगे सर डी ऑप्शन में एरर हो जाएगा। एवर सिंस इज द करेक्ट आंसर, नॉट एवर फॉर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। सो देखो सिंस और फॉर ऐसे भी आ जाते हैं। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ टाइम था, इसीलिए एवर सिंस लिखेंगे हम, ना कि एवर फॉर। आगे देखेंगे, अगेन ये सेंटेंस वाला पार्ट आ जाता है कि एक सेंटेंस दे रखा है और करेक्ट बताना कौन सा होगा। ऐसे ही आइडिया, मतलब ऐसे ही रिमूव करेंगे ऑप्शंस को, तो एन की नहीं होता है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। की के आगे कोई आर्टिकल नहीं है, की सिंगुलर काउंटेबल नाउन आर्टिकल होना चाहिए, तो अ की और अ की। ठीक है, और अ एक्सट्रीमली तो गलत हो जाएगा, एन एक्सट्रीमली होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, आई हैव थॉट एट वॉट यू सेड। थॉट अबाउट समथिंग होता है, आई हैव थॉट अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच सकता, आई विल थिंक अबाउट इट। किसी ने हमसे कुछ प्रपोजल दिया, कुछ हमसे बोला कि ये काम कर लेना चाहिए आपको, तो हम क्या कहते हैं, ओके आई विल थॉट अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचता हूं, ठीक है। सो आई विल थॉट अबाउट इट, इसका मतलब है कि यहां पे जो थॉट है इसके साथ में एट का नहीं, अबाउट का यूज हमें करना चाहिए। सो आई हैव थॉट अबाउट, अबाउट, अब देखो अबाउट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट बताए क्या है, व्हाट यू सेड, ये पूरी क्लॉज है, ध्यान देना। दैट कंजंक्शन के साथ में क्लॉज कभी भी आपका मतलब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती है, लेकिन व्हाट के साथ में आपकी क्लॉज जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकती है, तो अबाउट का ऑब्जेक्ट बन जाती है। एंड कंजंक्शन आ गया, पूरे इसको जोड़ रहा है। आई हैव डिसाइडेड, मैं डिसाइड कर चुका हूं, टू टेक योर एडवाइस, कि मैं आपकी एडवाइस लूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे एडवाइस सी वाला है, नाउन है, एस वाला जो एडवाइस होता है वो वर्ब होता है, ठीक है। सो वो उसको, वैसे इसके प्रोनाउंसिएशन में फर्क होता है, जब नाउन वाला ये वाला एडवाइस है इसको एडवाइस बोलते हैं, एडवाइस। जब वो वर्ब होती है तो हम बोलते हैं एडवाइज, एडवाइज, एडवाइज समबडी एंड टेक एडवाइस, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रोनाउंसिएशन में। सो आगे देखेंगे, इन अगस्त, यानी कि अगस्त में, सी विल बी इंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स हर ग्रैंड मदर विल प्लांट लास्ट जनवरी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगस्त, जैसे एक बार लेट मी ड्रॉ अ टाइमलाइन, ठीक है, टेढ़ी सी हो रही है पता नहीं फॉर सम रीजन, दिस वन, ठीक है, ये हमारा टाइमलाइन है, हियर वी आर इन द प्रेजेंट, ठीक है, हम प्रेजेंट में हैं, ये इधर वाला पास्ट है, इधर वाला फ्यूचर है, ठीक है। अब मान लेते हैं, अभी एक बार इमेजिन करते हैं कि महीना हमारा ना जुलाई चल रहा है, या जून मान लेते हैं, ठीक है, ये जून का महीना है, ठीक है। जनवरी कहां रहा होगा, पास्ट में, ठीक बात है सर। अगर पास्ट में रहा होगा तो ये आपका जनवरी रहा होगा, ठीक है, जनवरी। और ये जो अगस्त है, जून है, जुलाई है, तो अगस्त कहीं यहां रहेगा। अब देखो समटाइम्स हमें क्या लगता है कि सर इधर फ्यूचर और इधर ये, तो ये ऐसे कैसे काम चल रहे हैं, एक बार समझने का प्रयास करना है ना, पहले इसको देखते हैं। मैं कह सकता हूं अगर अभी जून में हूं मैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगस्त में सी विल बी इंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स, वह इंजॉय कर रही होगी, किस चीज के भाई, फ्रूट्स को इंजॉय करेगी, क्योंकि अगस्त में क्या होगा कि वो फल आएंगे उस पर, कौन से, ऑल द फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स, हर ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर विल प्लांट लास्ट जनवरी। अब लास्ट जनवरी यानी पिछली जनवरी, पिछली जनवरी यानी जो निकल चुकी है, निकल चुकी है यानी कि ये वाली जनवरी। ये वाली जनवरी कब है, अगर इसमें कोई काम किया है तो पास्ट है, तो विल प्लांट होना चाहिए या प्लांटेड होना चाहिए, आप कहोगे सर प्लांटेड होना चाहिए, तो पास्ट की बात आ जाएगी। बात आई भाई समझ में, इसको इंजॉय करेगी फ्यूचर में, अगर कोई चीज फ्यूचर में एंजॉय करेगी तो जो प्लांट की गई है, जो फ्रूट्स फ्यूचर में आएंगे, वो प्लांट कब करेंगे, पास्ट में। सो दैट्स ऑब्वियस, लास्ट जनवरी वैसे भी क्लियर कट हिंट है यहाँ पे कि विल नहीं आना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे, व्हेन आई सॉ हर सी राइट अ पोएम विथ फुल अटेंशन। अब देखो टाइम किसका है, ये टाइम क्लॉज है, व्हेन के साथ बनने वाली क्लॉजेस टाइम को दिखाती हैं। अगर टाइम पास्ट का है, ये तो पास्ट टाइम हो गया, व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसको देखा। अगर टाइम पास्ट का है तो टेंस भी किसका आना चाहिए, पास्ट का आना चाहिए, पास्ट का टेंस आना चाहिए, तो राइट नहीं, यहां पे आपको पास्ट लिखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन बनता है कि आप रोट लिखें, सी रोट अ पोएम विथ फुल अटेंशन। लेकिन आप देखोगे पोएम को लिखना क्या परमानेंट एक्शन था, नहीं। क्या हमने ये कहा कि रिपीटेड एक्शन था, बार बार हो रहा था, नहीं, ना रिपीटेड है ना परमानेंट है, फिर तो यानी इंडेफिनिट की कैटेगरी से जनरली बाहर जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या पोएम को लिखना टाइम टेकिंग एक्शन है, यस। क्या टेम्परेरी है, यस। टाइम टेकिंग है, टेम्परेरी है, तो कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, आप कहोगे सर पक्का और पक्का कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में जाना चाहिए। सो सी वॉज राइटिंग आपको लिख देना चाहिए, सी वॉज राइटिंग अ पोएम विद फुल अटेंशन, पूरे अटेंशन के साथ ये काम कर रहे थे, ठीक है। सो सी वॉज राइटिंग अ पोएम विद फुल अटेंशन। अ पोएम की जगह पे सी रोट पोएम्स होता तो सही हो जाता। जब मैंने उसको देखा तो वो कविताएं लिखती थी पूरे मन से,
सो कविताएं होता तो चल जाता, क्योंकि अपोएम में तो एक बार की बात कर रहे हैं, एक बार की बात कर रहे हैं तो वो टेम्परेरी एक्शन है। लेकिन अगर अपोएम की जगह पोएम्स हो जाता तो वो रिपीटेड एक्शन हो जाता, क्योंकि पोएम्स लिखने में तो बार बार करना पड़ेगा ना काम, और रिपीटेड एक्शन हो जाता है तो फिर वहां पे इंडेफिनिट टेंस आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड टेंस। और टेंस आपको अगर बेहतर समझना है मेरे भाई, तो मैं एक बार फिर बता देता हूं कि हमने अभी रिसेंटली एक नया बैच भी स्टार्ट किया है, जो कि एक बहुत जबरदस्त किस्म का बैच है आपका, 699 रुपए में और 5 साल की वैलिडिटी। अभी इसमें टेंस चैप्टर मैंने शुरू करा है, मतलब जो बैच में पढ़ाया है मैंने टेंस, आप देखोगे कि उसके बाद में आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं उस तरीके से भी देख सकते हैं चीजें। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है, वैसे तो इस कोर्स का सिलेबस जो है वो CGL से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा 2025 के किसी भी एग्जाम से पहले। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं नहीं सर हमें तो पहले से सब कुछ चाहिए, तो ये आपका अपडेटेड VOD बैच है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी बड़े बेहतरीन और शानदार तरीके से मैंने चीजें कराई हुई हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर एक बार कंप्लीट कर लोगे सिलेबस तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखेंगे। बाकी जो बच्चे सारी कंप्लीट तैयारी चाहते हैं वो कॉम्बो बैच भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे ही वापस। ठीक है, सो यहाँ पे थे हम, दिस वन। ठीक है, सो वॉज राइटिंग आपका करेक्ट है। देखेंगे, द गीता इज मोस्ट सैक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। सबसे पहले यहां पे देखेंगे, देखो गीता एक धार्मिक पुस्तक है। जितनी भी आपकी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, ठीक है, सो इन सबके साथ में क्या आता है, आर्टिकल द आता है, तो द आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, इज आपकी वर्ब है, क्योंकि गीता तो अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो इज आपका प्रेजेंट सही है। सिंगुलर है गीता एक किताब, तो गीता के साथ में इज आ गया। कैसी किताब है, तो किताब है, कैसी किताब, सैक्रेड, और हिंदूज की सबसे ज्यादा पवित्र। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। एक वर्ड होता है स्केयर्ड, उसका मतलब होता है डरा हुआ, SCA। ठीक है, और ये SAC, तो इसको सैक्रेड बोलते हैं। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और मोस्ट सैक्रेड बोल दिया यानी कि सबसे ज्यादा पवित्र है। सुपरलेटिव डिग्री अगर आ जाती है तो कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, आर्टिकल द का प्रयोग आपको करना चाहिए। सो द गीता इज द मोस्ट सैक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। अच्छा, द हिंदूज लिखा है, क्या ये सही है, तो द आंसर इज यस, बिल्कुल सही है। जब भी हम कम्युनिटीज की बात करते हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज की बात करते हैं, तो आर्टिकल द आता है, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द बुद्ध, ठीक है, द जैनाज, इन सब के साथ में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजियंस, हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। हम हिंदुइज्म कहते हैं, हम बुद्धिज्म कहते हैं, हम इस्लाम कहते हैं, हम क्रिश्चियनिटी कहते हैं, इनके साथ में कोई आर्टिकल नहीं, नो आर्टिकल। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिटीज को हमें दिखाना हो, न सिर्फ भाई रिलीजियस कम्युनिटीज के साथ द आता है, बल्कि मैं कम्युनिटीज के तरीके से अगर कंट्रीज को दिखाएं, जैसे अगर हम भारतीय लोगों की बात करें, तो जैसे यहाँ पे हिंदू को प्लूरल फॉर्म में लिख के द लगाए, द हिंदूज, यानी कि सारे हिंदू लोग। ऐसे अगर पूरे भारतीयों की बात करें तो द इंडियंस, ऐसे ही द अमेरिकन, समझ रहे हैं, द पाकिस्तानीज, द अफगानिस्तानीज। ठीक है, सो इस टाइप से हमें लिखना चाहिए। ठीक है, द रसियंस, सो इस टाइप से लिखना चाहिए। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, सो सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, वन ऑफ द ग्रेट रिवर्स। देखो सबसे पहले वन ऑफ के बाद में आपने एक बात बार बार पढ़ी होगी कि नाउन प्लूरल आता है, एडजेक्टिव जनरली सुपरलेटिव डिग्री आता है। लेकिन अब यहाँ पे कहोगे कि सर ग्रेट दे रखा है तो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। वैसे ग्रेटेस्ट लिखना बेटर होता है, लेकिन आपके ऐसे एडजेक्टिव्स जो एक हद तक हाई क्वालिटी को दिखाते हैं, उनके साथ में हम पॉजिटिव डिग्री भी लगाते हैं अगर वन ऑफ के बाद में, तो भी सही हो जाएगा। देखो वन ऑफ जनरली हम कब लगाते हैं, जब हमें चूज करना होता है। चूज करते हैं बहुत सारे में से एक, और चूज जनरली हम टॉप क्वालिटी वालों में से करते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स लिख देते हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल लिख देते हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं उनमें से एक। ठीक है, क्योंकि रिच पीपल में बहुत सारे आ जाते हैं। लेकिन जैसे ग्रेट रिवर्स की बात कर रहे हैं ना, ग्रेट रिवर्स कहना ही अपने आप में एक तरीके से काफी ऊंची क्वालिटी को हो गया। आई एम सेइंग अगेन कि जरूरी नहीं है कि यहां पर ग्रेटेस्ट आ नहीं सकता है, ग्रेटेस्ट आ सकता है, लेकिन ग्रेट ही अपने आप में बहुत कम लोग मतलब रिवर्स हैं, तो उन कम में से एक को चूज कर रहे हैं तो ग्रेट चल जाएगा, वन ऑफ द ग्रेट चल जाता है, वन ऑफ द मेजर चल जाता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एक हद तक हाई क्वालिटी को दिखा देते हैं। वन ऑफ द परफेक्ट चल जाता है, मोस्ट परफेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, वन ऑफ द ग्रेट, वन ऑफ द मेजर, ठीक है, इस टाइप की चीजें चल जाती हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जो एक लेवल की हाई क्वालिटी को ही दिखाते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली सुपरलेटिव आता है वन ऑफ के बाद में, तो चल जाएगा ये। यहाँ पे आगे देखेंगे कहाँ के भाई,
चाइना की, ठीक है। तो आगे दे रखा है वांग हो, ये आपका बेसिकली क्या है, नदी का नाम है। नदी का नाम है तो नदी के नाम के साथ क्या आता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सो द वांग हो। ओरिजिनेट्स, ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द ईस्टर्न फेस ऑफ तिब्बत। अब तिब्बत एक देश का नाम है, आर्टिकल द नहीं आएगा। ईस्टर्न फेस एक तिब्बत का एक मतलब एक डेफिनेट पार्ट है, तो आर्टिकल द लगा रखा है, ठीक है। सो आप कहोगे वांग हो के साथ साथ में आर्टिकल द आएगा। आगे देखेंगे द मोर इट रेन्स। अब आपने ये स्ट्रक्चर बार बार पढ़ा होगा, द मोर, ये इस साइड में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, और फिर दूसरे क्लॉज में भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। सो द मोर इट रेन्स, जितनी ज्यादा बारिश होती है, द वर्स इट बिकम्स होना चाहिए, द वर्स द रोड्स बिकम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो द वर्स आ जाना चाहिए। सो कौन से पार्ट में एरर होगा, इस वाले पार्ट में, ठीक है। सो द वर्स लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा वाला पार्ट है सर, ये सी वाला। अगला आपका क्वेश्चन है, सिंस 1988, 1988 से द पीपल ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोगों की बात है, इसलिए आर्टिकल द आ रखा है, डेफिनेट लोग हैं, ठीक है। और पीपल क्योंकि सब्जेक्ट है तो हैव इसके साथ में करेक्ट है। बीन आपका सही है। सर्चिंग, वो सर्च कर रहे हैं फॉर, किसकी सर्च कर रहे हैं, 25 साल के ओल्ड मैन की। पता नहीं 1988 से लेके अब तक 25 साल का आदमी तुम्हें मिला नहीं भाई, ओ राजस्थानी मिला नहीं तुम्हें, कौन से आदमी की खोज कर रहे हो तुम, हैं। सो देखो, सो सर्चिंग फॉर तो सही है, सर्च फॉर समबडी, सर्च फॉर समथिंग, ठीक होता है, किसी चीज को ढूंढना, वो ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं। सो आप कहोगे सर देखो मैन आपका नाउन है, ये मेन नाउन हो गया, मेन नाउन है, ओल्ड आपका एडजेक्टिव है, और 25 ईयर आपका क्या है, नाउन मॉडिफायर है। नाउन अगर पीछे मेन दे रखा है तो नाउन मॉडिफायर किस में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। अब देखो ये एडजेक्टिव है, नाउन मॉडिफायर है। अब मैन कैसा नाउन है, आप कहोगे सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बिना आर्टिकल के लिख सकते हैं, द आंसर इज नो, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल आना चाहिए। सो अ 25 ईयर ओल्ड मैन, अ 25 ईयर ओल्ड मैन, ठीक है। सो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और आप ध्यान रख सकते हैं, आप में से काफी सारे बच्चे समझ सकते हैं कि ओल्ड का मतलब तो बुढ़ा होता है। अब 25 साल का आदमी बुढ़ा कैसे हो गया, बेटा ऐसा नहीं होता। देखो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें मतलब बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटी, जैसे इसको दिखाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं किसी चीज की थिक होना और थिन होना, ओल्ड होना, यंग होना, ठीक है, हाई होना और लो होना। लेकिन जब भी हम किसी वस्तु का डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे तो अगर उसकी हमें बताना है कि कितनी थिकनेस है तो मोटाई बताएंगे, चाहे वो कितनी भी पतली हो। चाहे जैसे ये किताब है, ठीक है, बेशक बहुत मोटी नहीं है, पतली ही है, मोटी किताबें तो इतनी मोटी भी होती हैं, ठीक है। सो हम इसके बारे में क्या बोलेंगे, मान लेते हैं कि ये 1 इंच है, ठीक है। सो हम बोलेंगे इट इज 1 इंच थिन, नहीं इट इज 1 इंच थिक, चाहे इसकी थिकनेस कितनी भी कम हो जाए। हम बोलते हैं 0.001 इंच, तो भी हमें क्या बोलना पड़ेगा, इट इज 0.001 इंच थिक, थिन नहीं बोल पाएंगे। ऐसे अगर किसी व्यक्ति को बताना है कि वो 20 साल का है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, कभी भी ये नहीं बोल सकते ही इज 20 ईयर्स यंग, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें किसी पेड़ की हाइट बतानी है, चाहे पेड़ इतना सा रह गया, चाहे पेड़ जो है 1 फुट का है, सो द ट्री इज 5 फीट या 10 फीट या 1 फुट, जो भी लिखना है हमें, लिखेंगे क्या, हाई लिखेंगे, ना कि लो। कोई आदमी है जिसकी हाइट कम रह गई, हमने कहा यार सिर्फ ये तो 3 इंच का आदमी है, सॉरी 3 इंच का आदमी नहीं बन पाएगा, 3 फुट का आदमी है ना गड़बड़ हो जाएगी 3 इंच के आदमी में तो। सो हम कहेंगे कि सिर्फ 3 फुट का आदमी है, तो 3 फुट का तो कम है ना, तो भी हमें क्या कहना पड़ेगा कि द मैन इज 3 फीट टॉल, ठीक है। सो टॉल लिखना पड़ेंगे, उसको कभी ड्वार्फ नहीं बोल सकते हैं, 3 फीट ड्वार्फ नहीं बोल पाएंगे, तो ये चीज समझना। सो जो टॉप क्वालिटी होती है ना, उसी को हमेशा और हमेशा में यूज करना होता है, ठीक है। कभी भी छोटे वाले जो मतलब लोअर क्वालिटी को दिखाने वाले एडजेक्टिव्स हैं वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पे 25 ईयर ओल्ड मैन लिखेंगे, यंग मैन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अच्छा ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अगर चाहिए ना, वैसे आप पाओगे जितनी भी किताबें जो सो कॉल्ड एसएससी की बेस्ट किताबें, उनमें ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हमारी ये किताब है, जब भी आप एडजेक्टिव चैप्टर खोलोगे ना, सो एडजेक्टिव में जब एडवांस्ड पॉइंट्स पे जाओगे, पेज नंबर 163 पे, तो सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि मेजर एडजेक्टिव्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका यूज हम मेजरमेंट दिखाने के लिए करते हैं। ये एडजेक्टिव्स अक्सर पेयर में होते हैं, यानी अपर रेंज को दिखाने वाले और लोअर रेंज, जैसे ओल्ड यंग हो गया, हाई लो हो गया, लॉन्ग शॉर्ट हो गया, टॉल शॉर्ट हो गया, थिक और थिन हो गया, वाइड और नैरो हो गया।
ध्यान दें कि मेजरमेंट दिखाने के लिए हम सामान्यतः अपर रेंज वाले एडजेक्टिव्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही दे रखा है हमने। हम ये नहीं बोल सकते कि द कैनाल इज 10 मीटर्स नैरो, नहीं, हमें बोलना पड़ेगा 10 मीटर्स वाइड। ऐसे ही अगर हमें किसी की बेसिकली डेप्थ दिखानी है तो वहां पे भी डीप लिखेंगे, कभी भी शैलो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे मेरे भाई। आगे देखेंगे। सो कौन से वाले पार्ट में एरर आ जाएगा भाई? इस वाले में। देखो थोड़ा डिटेल में चल रहा है इसीलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। आगे देखेंगे। आई लुक्ड ऑफ द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। बाकी बुक चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक विंक मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। इंग्लिश रामबाण भाई प्रशांत सर, लगभग 270-80 रुपए की मिल जाएगी आपको। आई लुक्ड ऑफ द न्यूज़पेपर हेडलाइंस बट आई डिड नॉट रीड केयरफुली। देखो सबसे पहली बात यह है, लुक ऑफ समथिंग नहीं होता है, या तो लुक फॉर समथिंग होता है या लुक एट समथिंग होता है। लुक फॉर होता है सर्च करना। अगर आप लिखते हैं कि आई लुक्ड फॉर द न्यूज़पेपर हेडलाइंस बट आई डिड नॉट फाइंड देम, डिड नॉट फाइंड देम होता तो हम कह सकते थे कि मैं ढूंढ रहा था लेकिन मिली नहीं। आगे लिख रखा है बट आई डिड नॉट रीड केयरफुली, लेकिन मैंने केयरफुली नहीं पढ़ा। इसका मतलब है मैं ढूंढ नहीं रहा था, मैंने उनको पढ़ा। सो आई लुक्ड एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। लुक एट आपका आना चाहिए, फॉर नहीं आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट अगला आपका जो क्वेश्चन है दैट इज डॉक्टर परमहंस हैज बीन वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, ये तो बहुत सिंपल हो गया। डॉक्टर परमहंस सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है या हैज बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग आपका मेन वर्ब हो जाएगा। कैसे काम कर रहे हैं? वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। किस चीज के? मैथमेटिक्स के। अब आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है सर नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर है, द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। मैं कहूंगा नहीं बेटा भाई, रट्टा नहीं मारना है कि नाउन ऑफ नाउन आ गया तो आर्टिकल द लगा दो ना। हमेशा आप इस तरीके से सोच के चलो। किसी भी, जैसे आईआईटी मद्रास की यहाँ पे बात करी गई है, सो आईआईटी मद्रास में क्या असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स के एक ही रहे होंगे या एक से ज्यादा? जब भी द ओनली वन का सेंस आता है तो आर्टिकल द आता है। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ही इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में स्पीकर एक होता है, लेकिन हम कहेंगे ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अ मेंबर यानी कि मेंबर बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही अगर असिस्टेंट प्रोफेसर कई सारे हैं, वन ऑफ मैनी का सेंस आ रहा है, तो आर्टिकल ए या एन आपका एकदम करेक्ट है। अगर द ओनली वन का सेंस होता है तो आर्टिकल द आता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो ये वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे देखेंगे। सो मी फाइल विच हैज, देखो फाइल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना आर्टिकल के नहीं आएगी। अब आपको ये देखना है कि सो मी अ फाइल होना चाहिए या द फाइल होना चाहिए। इस नाउन को पोस्ट मॉडिफाई किया गया है, वो वाली फाइल विच हैज बीन गिवन टू यू, जो आपको दी गई है लॉयर के द्वारा। सो हम कह सकते हैं कि डेफिनेट फाइल हो गई। इस नाउन को पोस्ट मॉडिफाई किया गया। पोस्ट मॉडिफाई करने का मतलब है नाउन के पीछे कोई ऐसी जानकारी देना, पोस्ट का मतलब बाद में। सो नाउन के बाद में कुछ ऐसी जानकारी देना जो नाउन को डिफाइन करे। सो ये वाली जो जानकारी है, ये जो रिलेटिव क्लॉज यूज करी गई है, ये नाउन को पोस्ट मॉडिफाई कर रही है। पोस्ट मॉडिफाई कर रही है तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। सो मी द फाइल, मुझे वो वाली फाइल दिखाएं जो आपको लॉयर के द्वारा दी गई है। इन अगस्त नेक्स्ट ईयर, अगले साल अगस्त में, सी विल बीन स्टडिंग फॉर 4 years। अब देखो ये फ्यूचर का रेफरेंस आ गया, ये फॉर 4 years आ गया टाइम का पीरियड। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा क्योंकि सिंस फॉर के साथ में जनरली वही आता है, लेकिन किसका परफेक्ट लगेगा? फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर का रेफरेंस है। यही बात मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि अगर रेफरेंस है तो फ्यूचर का ही आएगा। सो सी विल बीन नहीं आएगा, सी विल हैव बीन आना चाहिए, ठीक है। विल के बाद में कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है। सो विल हैव बीन फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? दिस वन। नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है रवि ऑलवेज बोस्ट्स एट। देखो बोस्ट ऑफ समथिंग होता है किसी चीज की सेखी बघारना, ठीक है, बोस्ट ऑफ समथिंग। सो रवि ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज अचीवमेंट्स। सो वो हमेशा ऐसा करता है, ठीक है। सो ऑफ आ जाएगा एट की जगह। नेक्स्ट मिस्टर अनकर्टन, तो अनकर्टन कोई व्यक्ति है। ग्लांस्ड एट होता है, ग्लांस्ड एट समथिंग होता है ना। सो एट द इंस्पेक्टर हु मियरली स्नॉर्टेड एंड लुक्ड एट द सीलिंग, ठीक है। आगे देखेंगे भाई। अब ये अगला क्वेश्चन आपका उसी प्रकार का है। सबसे पहले अ यूथ नहीं होगा, यहाँ पे यूथ इन जनरल है। यूथ मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डरली, सो द यूथ होना चाहिए। अच्छा सारे ऑप्शन में द यूथ दे रखा हो नीचे, ठीक है। सो एक एक करके देख लेते हैं। सो द यूथ मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डरली, द रिच मस्ट हेल्प द नीडी। अब देखो यहां से देखेंगे, द यूथ यानी सारे यंग पीपल, द एल्डरली यानी कि यूथ का ही एंटोनिम होता है एल्डरली। एल्डरली पीपल का मतलब होता है वृद्ध लोग थोड़े से।
एल्डर भी एडजेक्टिव होता है और एल्डरली भी एडजेक्टिव होता है। सो इट इज समथिंग, मतलब ये अनॉमली है इंग्लिश में। जनरली एडजेक्टिव में एल वाई लगा देने पे एडवर्ब बन जाता है, लेकिन एल्डर भी एडजेक्टिव है और एल्डरली भी एडजेक्टिव है, ठीक है। सो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। सो द एल्डरली यानी कि सारे के सारे जो थोड़े से एज वाले लोग होते हैं, ठीक है, और मतलब एज वाले कह सकते हैं, बड़े लोग कह सकते हैं। द ओल्ड लिखेंगे तो मतलब होता है वृद्ध लोग, लेकिन द एल्डरली का मतलब है जो हमसे बड़े हैं, ठीक है। सो ऐसे लोग जो हमसे बड़े हैं वो एल्डरली पीपल कहलाते हैं, ठीक है। सो द एल्डरली। द रिच का मतलब है सभी अमीर लोग। एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल द कॉमन नाउन के तरीके से काम कर रहा है, एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल द कॉमन नाउन के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। मस्ट हेल्प द नीडी। नीडी का मतलब है वो लोग जिनको जरूरत है, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल द पावरफुल भी सही है आपका। मस्ट हेल्प द वीक भी सही है आपका। सब सही है, यही आंसर सही है क्या? इफ वी कीप अप दिस ट्रेंड देन द वर्ल्ड कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस। सब कुछ सही लग रहा है। देख लेते हैं एक बार। यहां पे भी द एल्डरली है, यहां पे रिच के आगे से द गायब है, ये ऑप्शन एलिमिनेट। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे द रिच ठीक है, द नीडी ठीक है, द पावरफुल ठीक है, यहाँ पे वीक के आगे से गायब है, तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। द एल्डरली ठीक है, द रिच ठीक है, यहाँ पावरफुल के आगे से द गायब है, इसीलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। सही है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। देखो भाई, फिर भी मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने पहला ऑप्शन देख लिया कि सारा सही लगा मुझे, उसके बावजूद भी मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट करे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल, ठीक है, कि ऑप्शंस को एलिमिनेट जरूर करें। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस एट एनी रेट गिव हिम एन आउटलाइन आउट द केस। आउटलाइन ऑफ समथिंग होगा ना भाई, आउटलाइन एट थोड़ी ना होगा। अच्छा, आपको यहां पे लगेगा लेट अस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 आता है, तो ये वाला V1 इसके बाद में। ये बीच में क्या करा है पता है? जस्ट एक फ्रेज डाल दिया, एट एनी रेट, किसी भी रेट पे। उनको एक आउटलाइन देनी चाहिए किस चीज की? केस की। एंड हियर व्हाट ही हैज टू से, ठीक है। सो कह सकते हैं कि आउटलाइन ऑफ द केस होगा, ना कि आउट द केस, आउटलाइन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, सी स्पॉटेड द नोवेल एंड साउटेड हियर द बुक लाइज। अब आपको पता होना चाहिए हियर या देयर से जब सेंटेंस शुरू करते हैं, और अगर वर्ब आपकी ऐसी आ रखी है जो कि लाई हो गया, मतलब जो भी मूवमेंट को दिखाती है या नॉन मूवमेंट को दिखाती है, लाई हो गया, स्टैंड हो गया, लिव हो गया, बी की कोई भी फॉर्म होगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, कम हो गया, गो हो गया, रोल हो गया, फ्लाई हो गया, और आगे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है इनका, और साथ ही साथ में जो सब्जेक्ट बन रहा है उसमें नाउन आ रखा है, प्रोनाउन नहीं नाउन। प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में, लेकिन नाउन आएगा तो वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में। जैसे देयर लिव्स अ बॉय, ठीक है, क्योंकि देयर पहले आया, फिर वर्ब आई, फिर अ बॉय सब्जेक्ट आया। लेकिन देयर ही लिव्स कहते हैं, वहां वह रहता है, ठीक है, तो ही पहले आएगा, लिव्स बाद में। तो प्रोनाउन होता है तो सब्जेक्ट पहले आता है। अब यहां पे देख लेते हैं एक बार। सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, स्पॉटेड आपकी वर्ब है। क्या स्पॉट किया उसने? द नोवेल। एंड साउटेड, और चीखी, चिल्लाई, क्या कहा? हियर द नोवेल, द बुक, द बुक आपका सब्जेक्ट है, लाइज आपकी वर्ब है। हियर आ गया, सब्जेक्ट आया, और लाई वर्ब है। लाई वर्ब नॉन मूवमेंट को दिखाती है, लाई यानी रखे हुए होना। सो हियर लाइज द बुक, हियर लाइज द बुक। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है, कोयम्बटूर इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन तमिलनाडु एंड इज कंसिडर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ इंडिया, नॉट अफ्रीका, ठीक है। सो कोयम्बटूर सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी वर्ब है, वन ऑफ आ गया, द बिगेस्ट, अब देखो सुपरलेटिव डिग्री आ रखी है, सिटीज, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी सिटीज हैं, ठीक है। वन ऑफ द बिग सिटीज भी लिख देते हैं ना तो भी उतना गलत नहीं मानते हैं, लेकिन जनरली सुपरलेटिव आता है, ठीक है। और कहां पे? इन तमिलनाडु। अब यहां पे बिगेस्ट इसलिए लिखा गया है कि तमिलनाडु में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बिग सिटीज हो या कुछ ऐसा हो, तो जो टॉप की सिटीज है ना उनमें से ही एक है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट लिख दिया है, ठीक है, सिटीज। एंड इज कंसीडर्ड, और उसको कंसीडर किया जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर। अब साउथ इंडिया में 10-15 मैनचेस्टर तो है नहीं भाई, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर वन ऑफ मेनी का सेंस है, द ओनली, द ओनली का सेंस है, इसीलिए द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला। आई हैव बॉट अ हाउस इन जालंधर, हाउस इज इन, अब देखो हाउस पहले हमने मेंशन कर रखा है, उसी हाउस की बात कर रहे हैं, वो एक रूरल एरिया में। सो द हाउस हमें लिखना चाहिए, अकेले हाउस से काम नहीं चलेगा। सो फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। जब किसी नाउन को सेकंड टाइम मेंशन करते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, सी इज नॉट रिच एंड दैट इज वाई शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाई
एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, एक्सपेंसिव में तो वोवल साउंड है तो एन एक्सपेंसिव आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, विल वॉज लुकिंग इम्पेशेंट एट द यूजलेस गेस्ट। अब जैसे ही देखोगे ना, जब हम लुक एट का यूज करते हैं तो लुक एट या लुक फॉर, ये दोनों ही वर्ब ऐसी हैं जो एक्शन को डिफाइन करती है, ना कि स्टेट को। और जब ये एक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकती है। लुक आपकी लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। जैसे मैं कह सकता हूं कि बिल लुक्ड इम्पेशेंट, बिल इम्पेशेंट लग रहा था। ठीक है, यहां पे लुक का मतलब है कि बिल की स्टेट बता रहे हैं कि वो कैसा था। अब यहां पे बिल का एक्शन बता रहे हैं, बिल वॉज लुकिंग एट द यूजलेस गेस्ट। जो यूजलेस गेस्ट था उस पे उसको देख रहा था, ये तो एक्शन है। अगर एक्शन है तो कैसे देख रहा था? बिल वॉज लुकिंग एट द यूजलेस गेस्ट, हाउ, कैसे देख रहा था? सो बिल वॉज लुकिंग इम्पेशेंटली एट द यूजलेस गेस्ट। सो इम्पेशेंटली इज द करेक्ट आंसर। एडवर्ब की जरूरत हमें यहां पे पढ़ने वाली है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, आई वॉन्ट माई सन टू बी फार्मासिस्ट, टू बी अ फार्मासिस्ट होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, आर्टिकल ए आना चाहिए। एंड माई हस्बैंड वॉन्ट्स हिम टू बी एन इंजीनियर होना चाहिए। ठीक है, ही विशेस टू बी एन आर्किटेक्ट होना चाहिए। भाई बहुत सही, मतलब माँ कह रही है कि बच्चा फार्मासिस्ट बनेगा, बाप कह रहा है कि ना बच्चा इंजीनियर बनेगा, बेटा कह रहा है ना मैं तो आर्किटेक्ट बनूंगा। ठीक है, सो देख लेते हैं एक बार। अ फार्मासिस्ट, अ फार्मासिस्ट, अ फार्मासिस्ट, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई आर्टिकल नहीं है तो यह एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे इंजीनियर में देख लेते हैं, अ इंजीनियर है तो गलत हो जाएगा। एन इंजीनियर, एन इंजीनियर, ये तो पहले एलिमिनेट है। ठीक है, इसके बाद में आर्किटेक्ट, यहाँ पे पहले वाला तो एलिमिनेट कर ही दिया। एन आर्किटेक्ट, अ आर्किटेक्ट, तो ए नहीं आएगा, एन आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिस स्मार्टफोन इज सुपीरियर देन। देखो जो IOR वाले एडजेक्टिव होते हैं, सुनियर मतलब सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, ठीक है, इंफीरियर, इनके साथ में हमें देन का प्रयोग नहीं करना होता, बिकॉज दे आर कंपैरेटिव इन नेचर बट दे आर नॉट एग्जैक्टली कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, है ना। ऐसा नहीं है कि वो कंपैरेटिव डिग्री है, वो उनकी बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म के अंदर ही उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो कंपैरिजन की बात करते हैं। अगर वो पहले से ही कंपैरेटिव है तो उनके साथ में एक तो मोर मोस्ट नहीं लगा सकते, दूसरा देन नहीं लगा सकते। यहाँ पर टू आपका फिक्स प्रेपोजिशन है। सो दिस स्मार्टफोन इज सुपीरियर टू द मॉडल आई हैड बीन यूजिंग प्रीवियसली। ये उस मॉडल से ज्यादा सुपीरियर है जिससे मतलब उस मॉडल से सुपीरियर है जिसको मैं पहले यूज कर रहा था। ठीक है, सो सुपीरियर टू होता है, इंफीरियर टू होता है, प्रायर टू होता है, ठीक है, जूनियर टू होता है, सीनियर टू होता है। इसके अलावा आपका प्रेफर वर्ब हो, प्रेफरेबल एडजेक्टिव हो, उनके साथ भी टू का प्रयोग किया जाता है। आगे, दो द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब देखो दो एक कंजंक्शन होता है या फिर एडवर्ब भी हो जाता है ये। ठीक है, आगे द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब मान लेते हैं सेंटेंस के शुरुआत में दो, एडवर्ब तो क्यों ही आएगा, कंजंक्शन है। अगर ये कंजंक्शन है तो द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपका क्या है, सब्जेक्ट है। आगे चाइनाज इकोनॉमी, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस अगर वर्ब है तो इसके लिए चाइनाज इकोनॉमी सब्जेक्ट है। कॉन्टिन्यूस क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूस टू ग्रो, और कैसे ग्रो कर रही है, एट एन इंप्रेसिव रेट। आप कहोगे सर ये सब्जेक्ट अगर था तो इसकी वर्ब कहाँ है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वर्ब नहीं है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब तो आएगी ना सर, तो वर्ब है नहीं तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो सर ये नाउन तो है ना, क्राइसिस नाउन तो है, या तो सब्जेक्ट बनेगी या ऑब्जेक्ट बनेगी। अब सब्जेक्ट नहीं बन पा रही है तो ऑब्जेक्ट बनेगी। अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगी, या तो वर्ब का बनता है या प्रीपोजिशन का। वर्ब अगर होती तो बात खत्म ही थी, ये सब्जेक्ट बन जाती, तो वर्ब तो है नहीं तो ऑब्जेक्ट वर्ब का तो बन नहीं पाएगा। प्रीपोजिशन का बन जाएगा तो दो की जगह पे क्या लगा सकते हैं, डेस्पाइट लगा दीजिए, काम चल जाएगा। जो मीनिंग डेस्पाइट का प्रीपोजिशन के रूप में होता है वही मीनिंग दो का या ऑल दो का कंजंक्शन के रूप में होता है। आप चाहें तो डेस्पाइट की जगह इन स्पाइट ऑफ भी लगा सकते हैं। सो डेस्पाइट द ग्लोबल क्राइसिस, सो कौन से वाले एरर हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे, आई एम सॉरी टू इंट्रूड बाई यू। देखो इंट्रूड इनटू समथिंग होता है या ऑन या अपॉन होता है। सो इंट्रूड के साथ इनटू, ऑन या अपॉन आता है। सो इंट्रूड ऑन यू या अपॉन यू। ठीक है, नेक्स्ट, सो महेश इज मच सेंसिटिव। एक तो सो आपका जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में इनका यूज नहीं होता है। ठीक है, सो आपका कंजंक्शन है, महेश सब्जेक्ट है, इज मच सेंसिटिव, महेश बहुत सेंसिटिव है, वी आर वेरी केयरफुल। अब देखो कंजंक्शन की तो जरूरत है, एक तो ये वाला क्लॉज और एक ये वाला क्लॉज, दोनों को जोड़ना है, तो सो को ऑल टुगेदर हटा नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो महेश इज मच सेंसिटिव है ये तो रीजन है, और इसका रिजल्ट है कि हम बहुत केयरफुल होते हैं जब उससे कम्युनिकेट करते हैं।
सो रीजन को दिखाने के लिए सो का नहीं एज या बिकॉज का यूज किया जाता है। सो एज महेश इज मच सेंसिटिव, क्योंकि महेश बहुत सेंसिटिव है। सो एज महेश इज मच सेंसिटिव वी आर वेरी केयरफुल। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं महेश इज वेरी सेंसिटिव, कहना आपका बेटर आंसर होगा ना कि मच सेंसिटिव। जनरली ये जो मच आता है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है। सो महेश इज वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। सो बहुत सेंसिटिव है। आप चाहें तो मतलब टू सेंसिटिव भी लगा सकते हैं यहाँ पे मच की जगह पे, वेरी ना लगा के। टू सेंसिटिव का मतलब है कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है कि जितना होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो टू चल सकता है, क्वाइट सेंसिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ मच यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। तो दोनों ही एरर है, दोनों ही एक ही पार्ट में। सो ये वाला एरर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला। रघु डिड नॉट गेट द जॉब बिकॉज ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस इनफ फॉर द पोस्ट। सबसे पहले देखा रघु सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपकी एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, गेट आपकी मेन वर्ब है, द जॉब उसका ऑब्जेक्ट है। सो रघु डिड नॉट गेट द जॉब, रघु को जॉब नहीं मिली। वाई, क्यों नहीं मिली? सो कंजंक्शन आ जाएगा बिकॉज, रीजन को दिखाने के लिए। ही सेंटेंस का अगेन सब्जेक्ट है, कंजंक्शन के बाद में नई क्लॉज आ गई। डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट मेन वर्ब है, सॉरी नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, हैव आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। ही डिड नॉट हैव, क्या नहीं था उसके पास में? एक्सपीरियंस। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन है, और नाउन है तो ये इनफ है। इनफ आपका डिटर्मिनर होना चाहिए। डिटर्मिनर कभी भी नाउन के बाद नहीं आते, पहले आते हैं, इसलिए इनफ। कितना एक्सपीरियंस नहीं था? इनफ एक्सपीरियंस नहीं था, तो इनफ आ जाएगा। ध्यान देंगे अगर इनफ का यूज नाउन के लिए किया जाता है तो वो नाउन से पहले आता है, अगर इनफ का यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए किया जाता है तो वो उनके बाद में आ जाता है, ठीक है। हम ये कह सकते थे ही वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ फॉर दिस पोस्ट, फॉर द पोस्ट, ठीक है। सो कौन से वाले पार्ट में? इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट, अब अगेन उसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है इसको भी। डॉक्टर स्पोक टू एन एग्जीबिशन, हाँ डॉक्टर सी स्पोक टू, डॉक्टर जिससे उसने बात की थी, तो सी स्पोक टू इस डॉक्टर को डिफाइन कर रहा है, तो डॉक्टर तो डेफिनेट हो गया, तो द डॉक्टर आना चाहिए। इसमें अकेला डॉक्टर है, द डॉक्टर, द डॉक्टर, द डॉक्टर। सी स्पोक टू एट एन एग्जीबिशन आना चाहिए, यहाँ पे एट एग्जीबिशन है, आर्टिकल गायब है। एट द एग्जीबिशन आ सकता है, द आ सकता है, या तो एन आता है या द आता है। सो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। वॉज वेरी नॉलेजेबल, द मेडिसिन्स, मेडिसिन्स के साथ द आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, द आ रखा है। यहाँ पे ए आ रखा है। अब देखो मेडिसिन्स तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ ए नहीं आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी द आ रखा है, तो तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, सिर्फ तीसरा ही बचा। 1, 2 एंड 4 एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, अ हिमालयाज, भाई हिमालयाज आपका माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंजेस के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, सो द हिमालयाज आप लिखोगे। अ हिमालयाज तो वैसे भी नहीं आ सकता, हिमालयाज क्योंकि प्लूरल के तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सो द हिमालयाज स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड पास थ्रू मेनी कंट्रीज। नेक्स्ट, अ करेज गिव्स, भाई करेज तो अनकाउंटेबल नाउन है, क्या गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो तो आर्टिकल ये हटा दीजिए। करेज गिव्स इनॉर्मस स्ट्रेंथ टू पीपल टू फाइट फॉर व्हाट दे वांट, ठीक है। नेक्स्ट, इट बिगेन टू रेन एज सून एज सी स्टेप्स आउट ऑफ द मूवी। देखो इट बिगेन टू रेन, इट बिगेन टू रेन व्हेन, कब? तो हम बात कर रहे हैं पास्ट की, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो टाइम भी कब का होना चाहिए? पास्ट का, तो ये टाइम क्लॉज है। जैसे ही सी स्टेप्स आउट नहीं होगा, सी स्टेप्ड आउट हो जाएगा, सी स्टेप्ड आउट ऑफ द मूवी थिएटर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, मिस्टर अरुण हैड रिटन द लेटर बिफोर द मैनेजर अराइव्ड। सो मिस्टर अरुण सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रिटन आपकी मेन वर्ब है। हैड रिटन यानी कि पास्ट का परफेक्ट टेंस है, पास्ट का परफेक्ट जब भी आ जाए तो एक बार टाइमलाइन जरूर बना लेना। ये प्रेजेंट है, ठीक है। हैड रिटन, रिटन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द लेटर। बिफोर, बिफोर आपका कंजंक्शन है, द मैनेजर अराइव्ड। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मैनेजर आया था, मैनेजर का आना कब की घटना हो गई? पास्ट की, पास्ट की घटना है तो पास्ट का इंडेफिनिट सही है। उससे पहले अरुण लिख चुका था, क्या लिख चुका था? लेटर लिख चुका था, तो ये पास्ट में के भी पास्ट में लिखा होगा, यानी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यानी कि पास्ट परफेक्ट एकदम सही है, इधर पास्ट इंडेफिनिट सही है। बाकी बच्चे रट्टा भी मार लेते हैं कि बिफोर वाली क्लॉज में पास्ट का इंडेफिनिट, मेन क्लॉज में पास्ट का परफेक्ट, ठीक है, ठीक है, तो फिर नो एरर। नेक्स्ट, व्हेन अ बेगर अपीयर्ड, जब एक बेगर अपीयर हुआ, आई ऑफर्ड हिम एन 1 रुपी कॉइन। नहीं भाई, 1 में व का साउंड है, व का साउंड है तो अ 1 रुपी कॉइन लिखा जाएगा, ना कि एन, ठीक है। नेक्स्ट,
जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो। भाई देखो, गुड के साथ में आपको क्या लगाना होता है? प्रेपोजिशन। गुड एट समथिंग होता है, कभी भी गुड इन समथिंग नहीं होता है। ठीक है, इस बात को कई बार हमने पढ़ाया भी है, रामबाण में भी डाल रखा है, पॉकेट रॉकेट में भी ये पॉइंट मिल जाएगा। आज जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे ना मेरे भाई, आप पाओगे हमारी जो छोटी वाली किताब है ना, ये वाली, ठीक है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस किताब में मेंशन ना कर रखा हमने। बहुत छोटी सी किताब है, लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि मेंस से पहले एक बार किताब मंगा के, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, 120 रुपए के करीब आ रही होगी कुछ, ठीक है। सो ये मंगा लेना और 2 ढाई 3 घंटे में रिवाइज हो जाता है, पूरी इंग्लिश रिवाइज हो जाएगी। बहुत सही चीज है, एक बार ले जरूर लेना। सो गुड एट प्लेइंग होता है ना कि इन। सो गुड एट समथिंग होता है, जो प्रेपोजिशन का हमारा पार्ट है ना पीछे इसमें, उसमें डाल रखा है हमने कि गुड एट समथिंग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का भी। आगे देखेंगे अगला आपका, ठीक है। सो गुड एट है यानी कि ये वाला। नेक्स्ट, राधा क्लाइम्ड द लेडर कॉशियस। सो राधा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्लाइम्ड आपकी वर्ब है, द लेडर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो राधा क्लाइम्ड द लेडर। हाउ, कैसे क्लाइम किया? हाउ का रिप्लाई हमेशा और हमेशा क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर एडजेक्टिव में एलवाई लगा के हम बना सकते हैं, तो कॉशियसली आपका हो जाएगा, ना कि कॉशियस। जब भी किसी शब्द के लास्ट में OUS आ जाता है तो वो हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, बट आपका कंजंक्शन आएगा, सी आपका सब्जेक्ट हो गया। फेल, फॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉल फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी की सेकंड फॉर्म है फेल। फेल ऑफ यानी कि गिर गई। डिस्पाइट, डिस्पाइट यानी के बावजूद, और डिस्पाइट क्योंकि प्रेपोजिशन है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बीइंग, और बीइंग क्या? केयरफुल। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है, सचिन एंड सहवाग आर ग्रेट बैट्समैन बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन लेटर। देखो भाई, सबसे पहले सचिन एंड सहवाग, ये सेंटेंस के क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो गया। सचिन और सहवाग अगर दोनों सब्जेक्ट हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो लोग हो गए तो आर सही है, आर ग्रेट बैट्समैन। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपके दिमाग में जो आएगा, सर कि आर की जगह पे वर होना चाहिए, ये तो पास्ट की बात है, लेकिन क्योंकि आज जिंदा हैं, क्या पता कल को संन्यास छोड़ के आ जाएं खेलने के लिए। यार भाई, हम जनरली कहते हैं कि सचिन और सहवाग बहुत अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन मे बी जब सेंटेंस लिखा गया तब वो प्रेजेंट थे। सो पास्ट होता तो भी बेहतर रहता, लेकिन क्योंकि अभी वो अलाइव हैं, दे आर स्टिल अलाइव एंड दे माइट प्ले नॉट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, मे बी इन सम काइंड ऑफ लीग्स। आजकल तो मास्टर्स की भी लीग चलती हैं, सो यहाँ पे प्रेजेंट भी चल जाएगा। सो दैट्स मतलब ओके। सो सचिन एंड सहवाग आर ग्रेट बैट्समैन, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बट लेकिन द फॉर्मर, जब दो में से एक को सेलेक्ट करना होता है तो फॉर्मर पहले वाला और बाद वाला लेटर। अब देखो, आपने अक्सर करके एक रूल पढ़ा होगा सारी किताबों में, मैं कहता हूं कि देखो, रूल्स पढ़ना, सारी चीजें करना, इट इज गुड, लेकिन रूल्स को ब्लाइंडली पढ़ना गलत होता है। अंडरस्टैंडिंग आना बहुत जरूरी है। जहां पे लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं कि दो में से एक को सेलेक्ट करना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। अगर मैं उसी रूल से चलता हूं जो आपने अब तक पढ़ा है, यही पढ़ा है आपने सारी किताबों में कि दो में से एक को सेलेक्ट करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द आता है। भाई देखो, द फॉर्मर के साथ द आ गया, ग्रेटर दो में से एक को ही तो ग्रेट बताया है, तो फिर यहां भी द आना चाहिए, और लेटर दो में से पिछले वाले की बात कर रहे हैं तो यहां भी आना चाहिए। तो सर इस वाले पार्ट में, इसमें दोनों में एरर है कि नहीं? मैं कहूंगा बेटा जी ऐसे याद मत रखो, अगर ऐसे करोगे तो आपके साथ में ना गड़बड़ हो जाएगी। आपको कैसे याद रखना है वो मैं बताता हूं। ध्यान रखना, जब भी किसी एडजेक्टिव को नाउन के तरीके से यूज करना पड़े, जब भी किसी एडजेक्टिव को नाउन के तरीके से यूज करना पड़े, तो ऐसे केस में जनरली एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा द रिच, द पुअर, अभी थोड़ी देर पहले आया था द नीडी, है ना, द पावरफुल, वो सब सब्जेक्ट बन रहे थे, इसीलिए तो आपका आया था। लेट मी शो यू अगेन, वही वाला क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको ना एक कॉन्टेक्स्ट मिल पाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इसीलिए वो क्वेश्चन आपको वापस जाके दिखा रहा हूं, ये वाला। भाई यहाँ पे हमने पावरफुल को इसलिए गलत कह दिया क्योंकि मस्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो द पावरफुल, सब्जेक्ट में नाउन आता है और पावरफुल एक एडजेक्टिव है। अगर पावरफुल को नाउन के तरीके से यूज करना है तो द पावरफुल लिखेंगे। सिमिलरली हेल्प आपकी वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है नीडी, और ऑब्जेक्ट में हम नाउन लिखते हैं, लेकिन नीडी एक एडजेक्टिव है तो इसको नाउन बनाना है तो द नीडी। ऐसे ही रिच को मस्ट के पहले लिखना है तो ये सब्जेक्ट है तो द रिच। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि हम क्या करते हैं, जब भी किसी एडजेक्टिव को नाउन के तरीके से यूज करना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक बात है। अब आपने रूल जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि दो में से एक को सेलेक्ट करना हो तो द आता है, नहीं,
जब भी किसी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को नाउन के तरीके से यूज किया जाए तो आर्टिकल द आता है। अब देखिएगा कमाल क्या होता है। इज आपकी वर्ब है, ये फॉर्मर एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन फॉर्मर को हमने किसके रूप में यूज किया है? सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में तो ये नाउन है, नाउन है, इसीलिए इसके साथ में हमें क्या लगाना पड़ा? द लगाना पड़ा। इज आपकी वर्ब है, इज के बाद में आप बताओ भाई एडजेक्टिव आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आप कहोगे सर धूमधाम से आ सकता है। इज एम आर के बाद में धूमधाम से आ सकता है। अगर धूमधाम से आ सकता है तो इसका मतलब है एकदम सही है, ग्रेटर, बिना आर्टिकल के, है ना, क्योंकि एडजेक्टिव आ सकता है। आगे देन आ गया आपका, सही बात है। अब देखो सब्जेक्ट का कंपैरिजन, सब्जेक्ट से ये बात हमने बहुत पढ़ी है। हम फॉर्मर का कंपैरिजन लेटर से कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। फॉर्मर का कंपैरिजन लेटर से, अगर फॉर्मर सब्जेक्ट है तो लेटर भी क्या है? सब्जेक्ट। हम कंपैरिजन में यही बात पढ़ते हैं हमेशा कि फॉर्मर का मतलब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। तो ये कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है सर तो ये तो नाउन होना चाहिए, और अगर ये नाउन है तो इसके आगे क्या आना चाहिए? आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए, द लेटर। ये ग्रेटर सही है, ये लेटर के आगे द आएगा, इसीलिए आपका कौन सा वाला पार्ट सही हो जाएगा? ये वाला। अब लोग इस बात को गलत क्यों पढ़ लेते हैं और क्यों पढ़ा देते हैं, उसका भी एक दूसरा है। मैं ये कहूं कि यही वाले सेंटेंस, इस वाली लाइन को बट के आगे बट द फॉर्मर इज ग्रेटर ऑफ द टू। अब अगर मैंने ये लिख दिया है ना तो आप पाओगे ग्रेट ऑफ तो कुछ होता नहीं है, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि ये ग्रेट एडजेक्टिव के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आ जाएगी। ग्रेट ऑफ समबडी होता है? कुछ नहीं होता है, यानी ग्रेट के हिसाब से तो ऑफ नहीं आता है। तो अगर ग्रेट एक एडजेक्टिव है तो नहीं आएगा। लेकिन हमने एक चीज तो पढ़ी है, नाउन ऑफ नाउन, पार्ट को बताने के लिए, हिस्से को बताने के लिए, सम ऑफ द बॉयज, यानी जितने बॉयज हैं उनमें से कुछ, मोस्ट ऑफ द पीपल, जितने लोग हैं उनमें से ज्यादातर। ऐसे ही इन दो में से ग्रेटर कौन है? कौन है? तो इनमें से एक, यानी कि ये भी कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? तो आप कहोगे सर ये वही वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? नाउन ऑफ नाउन। बन रहा है कि नहीं? और नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर है तो इस ग्रेटर को क्या मानेंगे? नाउन मानना पड़ेगा कि नहीं मेरे भाई? और अगर मेरे भाई इस ग्रेटर को हमें क्या मानना है? नाउन। तो ऐसे केस में हमें ये पता है कि ऐसे केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, तभी ये नाउन बनेगा। अब की बार ऐसा नहीं कि इस इज की वजह से कुछ हुआ है या दो में से एक को सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये ऑफ वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमें फोर्स कर देता है कि हमें यहाँ पे नाउन लगाना पड़ेगा। और अगर नाउन लगाना पड़ेगा, और क्योंकि ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री को नाउन बनाना है तो आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। बात आई समझ में मेरे भाई? तो इस वाले केस में ग्रेटर के पहले द लगाते, और लोगों ने इसको क्या रट्टा मरवा दिया आपको? आपने क्या रट्टा मार लिया कि दो में से एक का चयन करना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। गड़बड़ हो जाएगी। कॉन्सेप्चुअली पढ़ें और सीखने का प्रयास करें, रट्टा नहीं मारें। और लोग फिर इन चीजों को कॉन्सेप्ट भी कह देते हैं। ये कहते हैं देखो हम पढ़ाएंगे आपको कॉन्सेप्ट, ये रूल नहीं है। बेटा जी कॉन्सेप्ट क्या है? यू डिसाइड। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, सब मैंने बता दिया आपको। नाउ इट्स अप टू यू कि आप डिसाइड करें कि ये कॉन्सेप्ट है या दो में से एक को सेलेक्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्यामली इज वेरी केयरफुल फॉर हर हेल्थ। भाई केयरफुल फॉर नहीं होता है, केयरफुल अबाउट समथिंग होता है ना। सो श्यामली इज वेरी केयरफुल अबाउट हर हेल्थ। सो अबाउट हर हेल्थ। नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन है वैसे, टोटल ओवरऑल देखा जाए तो स्टेनो में भी, है ना, इतना खराब लेवल नहीं है, मतलब बेटर देन एसएससी सीजीएल। ठीक है, सीजीएल में तो थे ना आई आर लाफिंग, आई आर डांसिंग, खतरनाक वाले क्वेश्चन। सैड का एंटोनिम हैप्पी, वो सीजीएल का लेवल है, ये स्टेनो का है, बढ़िया लेवल है। फिर भी क्वेश्चंस को जब मैंने सीजीएल के एरर कराए थे इसी चैनल पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या क्यों करा रहा हूं। अभी मुझे लग रहा है, मतलब पर्पस लग रहा है कि ये पढ़ाने चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, इनमें चीजें अच्छी हैं। और भाई अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए क्वेश्चंस के, तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ये वीडियो शेयर करें, नहीं, अपने साथी, अपने लाइब्रेरी वाले, अपने जो आपके दोस्त हैं उनको बताएं कि इंग्लिश यहाँ से पढ़ो। ये हो सकता है ये उम्र कम लग रही हो लेकिन अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो ये बात ज़रूर बताएं। क्योंकि
बहुत मेहनत करी है यार मैंने चीज़ों को पढ़ने में, चीज़ों को करने में, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली बनाने में, और अगर वो मेहनत आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी तो क्या फ़ायदा। मैं भी एक छोटे से गांव से उठ के आता था और वहाँ से यहाँ तक की जर्नी में बहुत टाइम भी लगा है और बहुत मेहनत भी लगी है। सो आई वॉन्ट कि आप लोग ज़रूर शेयर करें और लोगों को ज़रूर बताएं, तभी तो मज़ा आएगा ना मेरे भाई। द बॉय यू मेट ऑन एन ट्रेन, तो सबसे पहले ऑन एन ट्रेन नहीं होगा, ऑन द ट्रेन, ठीक है। सो ट्रेन के आगे कोई ना कोई आर्टिकल चाहिए, बाई होता तो आर्टिकल नहीं आता, ऑन द ट्रेन, ठीक है, ऑन द ट्रेन, ऑन द ट्रेन। अच्छा एन बॉय गलत हो जाएगा, अकेला बॉय गलत हो जाएगा, अच्छा एक ही बचा, दैट्स इट। नेक्स्ट, द कमिटीज डिसीजन, अब देखो डिसीजन आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो हैव नहीं, हैज, ठीक है। आगे तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अभी बाकी एक बार फिर से बता दूं आपको, अगर आपको बेहतरीन ढंग से इंग्लिश पढ़नी है, सीखनी है, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे भाई आपको क्वालिटी कंटेंट की जब बात आएगी ना तो यहाँ पे जरूर मिलता रहेगा, ठीक है। सो रैंकर्स 18 पॉइंट हमारा बैच है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बैच 699 रुपए के ऑफर में है, और पहली बार ऐसा है कि लाइव बैच पे 5 साल की वैलिडिटी है, नहीं तो 2 साल की वैलिडिटी नॉर्मली रहती है, और ये ऑफर भी 2 तारीख तक है, उसके बाद में ऑफर एंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ने तो ये हमारा कॉम्बो बैच है, बहुत बेहतरीन सारे टीचर हैं, सभी एक मजे हुए अध्यापक हैं, सारे के सारे टीचर्स ही। सो आप ले सकते हैं वहाँ से भी, तो ये कॉम्बो बैच भी आपके लिए ही है, और इसमें भी बहुत बड़ा ऑफर है। सिर्फ और सिर्फ 1599 में आपको 5 साल की वैलिडिटी के साथ में सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग कंप्यूटर। बाकी अगर रिकॉर्डेड बैच लेना है, सो दिस इज माय इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच, जिसको वीओडी बैच के नाम से जानते हैं बच्चे। बहुत खतरनाक कंटेंट है, कंटेंट में कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई कमी नहीं है। बाकी आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, और हमारी किताबें ज़रूर चेकआउट करें। वोकैब संजीवनी का 3rd एडिशन बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। बाकी इंग्लिश रामबाण अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारी सो कॉल्ड टॉपर चॉइस आपने देखी होंगी, मैं कहूँगा एक बार कंपैरिजन करना, और अगर सो कॉल्ड टॉपर्स की चॉइस से कम 20 गुना बेहतर आपको किताब ना लगे तो मैं आपको पैसे वापस दे दूंगा, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। सो बहुत बेहतर किताब है, कंटेंट वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन लोग उम्र पे, शकल पे, एक्सपीरियंस पे, उस पे जाते हैं ना कि नॉलेज पे। सो नॉलेज पे, अगर कॉन्सेप्ट पे जाना है तो आप जाइए और बेहतर से बेहतर पढ़ने का प्रयास करें, इंग्लिश रामबाण ले लें, ठीक है। बाकी मेरे भाई हमारी बाकी किताबें भी हैं, ये भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, तो हमारा चैनल है वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, ठीक है। टेलीग्राम पे रैंकर्स गुरुकुल भाई ऑफिशियल, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, और ये हमारे व्हाट्सएप चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। अगली वीडियोज आ रही होंगी जिसमें इंप्रूवमेंट वगैरह के क्वेश्चंस भी कराएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।